हेलो, गुड मॉर्निंग और नमस्ते सभी को। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नया टॉपिक। हम पढ़ रहे थे अब तक जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसमें अब आगे आने वाला टॉपिक रिएक्टिव इंटरमीडिएट आज से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है? ये पूरा जो बैच चल रहा है मैंने आपको बताया था लैब असिस्टेंट फॉरेंसिक साइंस के लिए ये बैच हम यूट्यूब पे चला रहे हैं, जिसमें हम लैब असिस्टेंट का पूरा सिलेबस आपको कराएँगे। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बोला था कि ये जो बैच है, ये आपको हेल्प करेगा एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र में भी और जो आपका लैब असिस्टेंट हायर एजुकेशन है, उसमें भी हेल्प करेगा। हेल्प करने का मतलब ये है, मैंने कल या परसों में एक वीडियो सीरीज़ बनाई थी, उसमें मैंने कंप्लीट बताया है कि तीनों ही एग्ज़ाम डिफरेंट पैटर्न पे डिपेंड करते हैं, ठीक है? तो तीनों ही एग्ज़ाम डिफरेंट है, तीनों में ही सिलेबस डिफरेंट है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये पोर्शन हेल्प करेगा, पर ये नहीं कह रहा कि पूरी सीरीज़ उसमें हेल्प करेगी, ठीक है? हेल्प करेगा क्योंकि ऑब्वियस बात है वहाँ भी केमिस्ट्री पढ़नी है, यहाँ भी केमिस्ट्री पढ़नी है, कॉमन टॉपिक है। बट वहाँ पे केमिस्ट्री के कुछ और भी टॉपिक्स पढ़ने हैं। लैब असिस्टेंट एनवायरनमेंट हायर एजुकेशन की बात करूँ तो वहाँ केमिस्ट्री आपको मैंने बताया था 200 मार्क्स की पढ़नी है और जबकि अब बात करते हैं एनवायरनमेंटल सुपरवाइजर की, वहाँ पे आपको केमिस्ट्री केवल 25 मार्क्स के लिए तैयार करनी है, ठीक है? तो हम पढ़ रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम कांसेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म आपको पढ़ा चुके हैं, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म पढ़ा चुके हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ा चुके हैं। आज पढ़ेंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट, ठीक है? 1 या 2 क्लास में रिएक्टिव इंटरमीडिएट मैं आपको कंप्लीट करा दूँगा। हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए भी ये बैच है क्योंकि बैच हिंदी इंग्लिश दोनों में ही चल रहा है। तो कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी, चाहे आप हिंदी माध्यम से हैं, चाहे अंग्रेजी माध्यम से हैं। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट जिसको हम प्रतिक्रियाशील मध्यवर्ती कहते हैं, ठीक है? तो आज से शुरू करते हैं इस टॉपिक को और समझते हैं कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट प्रतिक्रियाशील मध्यवर्ती होते क्या हैं, ठीक है? तो अगर रिएक्टिव इंटरमीडिएट की बात करूँ, इसको हम रिएक्शन इंटरमीडिएट नाम से भी जानते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट भी इसको कह देते हैं, ठीक है? और अगर आप काफ़ी बुकों में देखोगे, तो वहाँ पे रिएक्टिव इंटरमीडिएट को शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज़ भी कहा गया है। शॉर्ट लिव्ड मतलब बहुत कम समय के लिए ये रहती हैं। शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज़ भी इसको कहा गया है। क्या कहते हैं इसे? अल्प आयु, है ना? तो अल्प आयु है इसकी, शॉर्ट लिव्ड है, ठीक? अब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। आपको पता है जो इंटरमीडिएट हमारे यहाँ होता है ना? इंडिया में जो होता है, इंटरमीडिएट जो जिसे हम क्लास 12th कहते हैं, ये मैट्रिक्स है ना? मैट्रिक्स और कॉलेज के बीच का है कि नहीं? इंटरमीडिएट मतलब जो क्लास 12th है, मैट्रिक्स मतलब क्लास 10th है और कॉलेज आप जानते हैं जो भी आप कर रहे हैं, जैसे बीएससी लैब असिस्टेंट है तो आपने बीएससी किया होगा। तो इंटरमीडिएट का मतलब ही क्या है कि 2 के बीच में आने वाला। ऐसे ही रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है? आप जानते हैं आपके पास जब रिएक्शन कराते हैं तो एक चीज़ होती है इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं और जब ये रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तो सर ये प्रोडक्ट देते हैं। ये है आपके अभिकारक जो रिएक्शन करते हैं। ये है उत्पाद जो रिएक्शन के बाद मिलते हैं। बट हमने देखा था रिएक्शन से प्रोडक्ट में जाने में बीच में बहुत सारे छोटे-छोटे स्टेप होते हैं, जिनको हम मैकेनिज़्म या क्रियाविधि कहते हैं। उन क्रियाविधि के दौरान आप देखते हैं एक जनरल आइडिया होता है, ऐसा नहीं है कि बीच में ऐसा ही हुआ होगा। बट हम क्या एक आइडिया लगाते हैं, एक एस्टिमेट लगाते हैं कि ये रिएक्शन किन-किन तरीकों से पूरी हुई होगी। ये रिएक्शन किस तरीके से ये जो रिएक्टेंट हैं, आपके पास अभिकारक हैं, ये किस तरीके से उत्पाद बने होंगे। तो वो छोटे-छोटे स्टेप की स्टडी करना, उसको हम मैकेनिज़्म कहते हैं, क्रियाविधि कहते हैं। उसी मैकेनिज़्म में या उन्हीं छोटे-छोटे स्टेप में कुछ देर तक जीवित रहने वाली, जीवित इसलिए बोल रहा हूँ हालाँकि सजीव वाली बात नहीं है, पर ये जीवित का मतलब है ये कि रिएक्शन के बीच में जीवित दिखाई देती है ना? ये लिविंग वाला जीवित नहीं कह रहा, ये कह रहा हूँ रिएक्शन के बीच में आपको जीवित दिखाई देती हैं और इनका जो टाइम होता है, जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट हैं, प्रतिक्रियाशील मध्यवर्ती हैं, अगर इनकी मैं बात करूँ, तो ये लगभग 10 की पावर -6 सेकंड से लेकर कुछ सेकंड तक, फ्यू सेकंड लिख देता हूँ, है ना? फ्यू सेकंड, कुछ सेकंड तक ये आपको रिएक्शन के बीच में दिखाई देते हैं। बट ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। क्या इंटरमीडिएट हम बीएससी करे हैं, हमने अगर मान लीजिए बीएससी करी है क्योंकि हम बीएससी लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो क्या हमारा बीएससी इंटरमीडिएट फाइनल आउटकम था? नहीं सर, हमने बीएससी जो किया है ये हमारा फाइनल है। तो ऑब्वियस बात है क्लास 10th और बीएससी के बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज भी रही होगी जिसको हम क्लास 12th कह रहे हैं। सेम कहानी यहाँ भी है कि रिएक्शन से प्रोडक्ट में जाने पे बीच में एक ऐसा पड़ाव आया होगा
जो कुछ देर तक स्टेबल होगा, वहाँ पे कुछ ऐसी स्पीशीज़ बनी होंगी, जो कुछ देर तक स्टेबल होंगी। उनका अगर स्टेबिलिटी टाइम आपसे पूछा जाए, तो आप कह सकते हो 10 की पावर माइनस 6 सेकंड से फ्यू सेकंड तक। काफ़ी बुकों में 10 की पावर माइनस 6 सेकंड से 10 की पावर माइनस 3 सेकंड लिखा रहता है, कोई समस्या नहीं है। अगर ऑप्शन में ये भी देखने को मिलेगा, उसे भी टिक कर दीजिएगा। अगर लिखा होगा 10 की पावर माइनस 6 सेकंड टू फ्यू सेकंड, क्योंकि कुछ रिएक्टिव इंटरमीडिएट देखो कहा तो इनको अनस्टेबल जाता है ना? लेस स्टेबल कहा जाता है। देखो लिखा भी है कि दीज़ आर लेस स्टेबल, दीज़ आर अनस्टेबल। ये बात बिल्कुल सही है कि ये है लेस स्टेबल है, अनस्टेबल है, बट रिएक्शन के बीच में ये कुछ देर तक स्टेबल होते हैं। इसीलिए हम पहचान पाते हैं कि हाँ, रिएक्शन के बीच में ऐसी कोई तो चीज़ बनी होगी जो कुछ हद तक स्टेबल होगी। ठीक है? अब कुछ रिएक्टिव इंटरमीडिएट, कुछ प्रतिक्रियाशील मध्यवर्ती कुछ देर तक ही वहाँ पे देखने को मिलते हैं, कुछ होता है जो लंबे समय तक वहाँ देखने को मिलते हैं। उसके पीछे कहीं न कहीं डिपेंड करता है कि भई कितना वहाँ पे उसका स्टेबिलिटी है। इन्हीं स्टेबिलिटी को हम वन बाय वन पढ़ेंगे भी कि किस तरीके से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखी जा सकती है, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी देखी जा सकती है। तो दैट मीन्स रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या-क्या है? पहली बात हमने ये तो समझा कि प्रतिक्रियाशील मध्यवर्ती क्या है? तो ये रिएक्शन के बीच में बन रहे हैं, ठीक है? तो रिएक्शन के बीच में बन रहे हैं, इसीलिए प्रतिक्रियाशील मध्यवर्ती कहलाए जा रहे हैं। कितने समय के लिए बन रहे हैं, ये भी हमने जाना। अब हम जानते हैं क्या-क्या रिएक्टिव इंटरमीडिएट पढ़ने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें मिलेगा, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, ये है कार्बोकैटायन, ठीक है? इसके बाद मैं पढ़ाऊँगा कार्ब एनायन, ठीक है? इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा फ्री रेडिकल्स, ठीक है? फ्री रेडिकल्स। इसके बाद आपको पढ़ाऊँगा कार्बीन, ठीक है? मैं इसके बाद आपको पढ़ाऊँगा नाइट्रीन, ठीक है? और पढ़ाऊँगा बेंज़ाइन, ठीक है? ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट मैं आपको जो है अपकमिंग क्लास में पढ़ाऊँगा। कुछ आज की क्लास में कार्ब एनायन तक कोशिश करूँगा या फ्री रेडिकल तक कोशिश करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में बाकी के 3 आपको मैं ये कंप्लीट कराऊँगा, ठीक है? तो इसके अलावा और भी होते हैं, हाँ जी, होते हैं, जैसे ज्यूटर आयन होता है, ये मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाऊँगा। ऐसे ही आप पढ़ेंगे कीटीन होता है, ठीक है? ये सारे रिएक्टिव इंटरमीडिएट होते हैं जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं, कुछ देर के लिए स्टेबल होते हैं, पर उसमें से मेजर कौन से जो आपको पढ़ने हैं, उसमें से मेजर जो हैं, ये कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, बेंजाइन्स, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो पढ़ के ही जाने हैं। बाकी कीटीन वगैरह जिन रिएक्शन के बीच में बनते हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। ड्यूटर आयन मैंने बोला है, बायोमोलिक्यूल में पढ़ाऊँगा। तो इस तरीके के रिएक्टिव इंटरमीडिएट प्रतिक्रियाशील मध्यवर्ती आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो चलो सबसे पहले शुरू करता हूँ कार्बोकैटायन से, जिसे हम कार्बोकेशन कह रहे हैं। अच्छा, काफ़ी बुकों में अगर यहाँ कार्बोनियम आयन लिखा है, कार्बोनियम, तो भी कन्फ्यूज़ मत होना। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसके लास्ट में यम आ रहा है, मतलब उस पे प्लस चार्ज है। बहुत सरल सी बात है, पढ़ा चुका हूँ। वैसे भी यहाँ लिखा है सर कैट आयन वो होता है जिस पे प्लस चार्ज होता है, जिसको हम हिंदी में धनायन भी बोलते हैं, है ना? धन आयन भी बोलते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? तो कैटायन जिस पे प्लस चार्ज होगा, तो ऐसी कंडीशन जहाँ कार्बो मतलब कार्बन पे, कैटायन मतलब प्लस चार्ज होगा, ठीक है? इसको हम कार्बोकैटायन कहेंगे। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, कार्बोकैटायन कैसे बनता होगा सर? तो अगर आपके पास CH3Cl है, मान लीजिए मिथाइल क्लोराइड है, ठीक है? आप जानते हैं सभी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से बहुत अधिक होती है। आपको ऑलरेडी याद है रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए एक ऑर्डर लिखवाया था जिसको हम पॉलिंग स्केल से पढ़ रहे थे, जिसमें फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है। इस स्केल की जो ऑर्डर होता है, ये 0 से लेकर 4 होता है। काई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, सब कंसेप्ट पढ़ा चुका हूँ, ठीक? इसके बाद आपने पढ़ा था सर क्लोरीन और ऑक्सीजन होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है। सर इसके बाद नाइट्रोजन होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है। सर इसके बाद कार्बन होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है। सर इसके बाद हाइड्रोजन होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है। हाँ जी, बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने पढ़ी है। तो साफ-साफ दिख रहा है सर ये कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, सर क्लोरीन की 3.5 है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर है। उसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंतर की वजह से क्लोरीन पे आया है माइनस चार्ज, कार्बन पे आया है प्लस चार्ज। क्लियर? अब आप यहाँ पे यदि इसका हेटेरोलाइटिक फिज़न करो, मैं बता चुका हूँ हेटेरोलाइटिक का मतलब ही होता है, हेटेरो मतलब डिफरेंट एटम और लाइटिक का मतलब ये होता है टू ब्रेक होना, ठीक है? तो यदि मैं यहाँ पे हेटेरोलाइटिक फिज़न करता हूँ, तो एक बात समझ में आती है
कि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, पर जैसे ही आप यहाँ पे हेटेरोलाइटिक फिजन करेंगे तो क्लोरीन बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली अपनी ओर खींच लेगा। तो आप देखेंगे यहाँ आपको मिलेगा CH3 और साथ में मिलेगा सर Cl। Cl ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो Cl पे आया माइनस, CH3 ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो CH3 पे आया प्लस। सिंपल सी बात है, बता चुका हूँ, बॉन्ड वगैरह, एरो वगैरह सब कुछ प्रीवियस क्लास में सिखा चुका हूँ। डायरेक्ट जो बच्चा इस क्लास में आया, ऑब्वियस बात है अब तक तो रुका ही नहीं होगा, बट अगर आप डायरेक्ट आए हैं, कुछ-कुछ समझ में आ रहा है, फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा, आता है पहले से ही बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो क्लास 1 से ही इसको देखना शुरू करें, अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप करनी है। हमने बिल्कुल बेस से ही इस बैच को चलाया है ताकि किसी भी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन ना आए। ठीक है? तो इस कंडीशन में क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लिए, तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसमें माइनस, कार्बन पे आया प्लस चार्ज। तो ऐसी कंडीशन जहाँ कार्बन पे प्लस चार्ज होगा, इसको हम कार्बोकैटायन कहेंगे। कार्बोकैटायन कहेंगे, कार्बन पे प्लस चार्ज है, ठीक है? या फिर इसको कार्बोनियम आयन कहेंगे, एक ही बात है। ठीक है, कार्बोनियम, नियम मतलब प्लस चार्ज, कार्बन पे प्लस चार्ज है, तो कार्बोकैटायन को कार्बोनियम आयन भी कहते हैं, एक ही बात है, सिंपल सा कांसेप्ट है। ठीक है? तो अब मुझे समझ में आया, जब भी कार्बन पे प्लस चार्ज होगा तो सर कार्बन पे 3 ही बॉन्ड होंगे, है ना? भई एक बॉन्ड पे एक हाइड्रोजन, दूसरे बॉन्ड पे दूसरा हाइड्रोजन, तीसरे बॉन्ड पे तीसरा हाइड्रोजन। तो कार्बोकैटायन के केस में ये है कार्बन, इस पे होंगे 3 बॉन्ड। कितने बॉन्ड होंगे? सर 3 बॉन्ड होंगे। इन 3 बॉन्ड पे चाहे तो आप हाइड्रोजन लगा लीजिए, 3 बॉन्ड पे कार्बन लगा लीजिए, चाहे 2 पे ही कार्बन लगाइए, चाहे 1 पे कार्बन लगाइए। इस तरीके से कार्बोकैटायन का या मैं बोलूँ कार्बोकेशन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? और ये क्या है? ये एक प्रतिक्रियाशील मध्यवर्ती है। यह एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, क्योंकि ये रिएक्शन के बीच में ही बना है कुछ देर के लिए। इसके बाद ये फिर किसी और से जुड़ जाएगा और एक नया उत्पाद, नया प्रोडक्ट आपको दे देगा। क्लियर है? अब कार्बोकैटायन है तो कार्बोकैटायन पे कार्बन पे होगा प्लस चार्ज। क्लियर है? इतनी बात हमने समझी। अब कार्बन पे यहाँ 3 बॉन्ड होंगे और तीनों बॉन्ड सिंगल होंगे और सिंगल बॉन्ड को सर सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। बहुत सरल सी बात है। क्लियर? फिर इसके अलावा सर हमने पढ़ा है ड्रैगो का नियम। ठीक है? इसके अलावा हमने पढ़ा है ड्रैगो का नियम, ड्रैगो का रूल। ड्रैगो का रूल क्या कहता है? ये कहता है कि सिग्मा बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर है ना? याद है? फिर मैंने आपको बताया था यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड है सर? 3 सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। क्या कार्बन पे लोन पेयर है? नहीं है। कार्बन पे लोन पेयर नहीं है तो उसका स्टेरिक नंबर 3 आया। स्टेरिक नंबर 3 आया तो इसका संकरण sp2 आया। 1 s 2 p मिला के sp2 हो गया। अगर इसका संकरण sp2 है तो सर ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा। कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ट्राइगोनल प्लेनर जिनको ये शेप समझ में नहीं आती है, ऑलरेडी मैं केमिकल बॉन्डिंग में शेप्स वगैरह सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। बट फिर भी कोई समस्या है तो ट्राइगोनल प्लेनर अगर आपको समझना है तो आप पंखे की 3 पंखुड़ियों को देखिए। आपका पंखा हवा में है बट वो हवा में भी एक प्लेन पे माना जा सकता है और उसकी 3 पंखुड़ियों को देखिए। और अच्छे से समझना है तो आप अपने टेबल को रखिए, टेबल पे अपने हाथ को रखिए, हाथ उस टेबल की सतह पे रखा है, प्लेन पे रखा है ना? तो उसे हम प्लेनर कहेंगे। अब ऐसे ही पंखे की 3 पंखुड़ियों की तरह कोई भी एक आप आर्टिकल लीजिए, उसको जो है टेबल पे रख दीजिए, तो हम कहेंगे प्लेन पे आपने ट्रायंगुलर प्लेनर रखा है। क्लियर है? ये कांसेप्ट मैं आपको शेप का ऑलरेडी समझा चुका हूँ केमिकल बॉन्डिंग में, एक बार ज़रूर देखिएगा। तो ट्रायंगुलर प्लेनर यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होता है? यहाँ पे बॉन्ड एंगल सर 120 डिग्री होता है। कितना होता है? 120। दैट मीन्स ये जितने भी बॉन्ड है, तीनों बॉन्ड हैं, इन तीनों बॉन्ड के बीच में जो सर एंगल होगा वो 120 होगा। दैट मीन्स ये भी कितना होगा? सर ये 120 होगा। ये भी कितना होगा? सर 120 होगा और ये भी कितना होगा? सर 120 होगा। बहुत सरल सी बात है। बहुत सीधा-सीधा कांसेप्ट। क्लियर? तो कार्बोकैटायन ऐसी स्पीशीज है जिसपे कार्बन पे प्लस चार्ज है। वहाँ कार्बन का संकरण sp2 होगा। वहाँ जो कार्बन की ज्योमेट्री है या शेप है, ठीक है? ज्योमेट्री है या शेप है, सर वो ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। वहाँ पे बॉन्ड एंगल बंधीय कोण जो है वो 120 डिग्री होगा। क्लियर? अब आगे समझते हैं कुछ और फैक्टर को। सर यहाँ कार्बन पे 3 ही बॉन्ड हैं। 1 बॉन्ड, ठीक है? ये सर 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। कार्बन पे सर 3 ही बॉन्ड हैं। आपको ऑलरेडी कांसेप्ट पढ़ाया था, 1 बॉन्ड, 1 लोन पेयर और 1 माइनस चार्ज। इन सभी का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इन सभी का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। मुझे लगता है क्लास नंबर 1 से आज 5 क्लास हो चुकी हैं और पाँचों क्लासों में मैं यही कॉमन बात मैं आपको डेली समझा रहा हूँ। 1 बॉन्ड, 1 माइनस चार्ज, 1 लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। इस कार्बन के पास केवल 3 ही बॉन्ड हैं। इस कार्बन पे 3 ही बॉन्ड हैं। 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में सर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। 3 बॉन्ड में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। बहुत सरल सी बात है। 3 बॉन्ड मतलब यहाँ पे सर 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब एक बात समझिए, हमने लुईस की ऑक्टेट थ्योरी पढ़ी है।
लुईस का अष्टक का नियम पढ़ा है। लुईस का अष्टक का नियम कहता है कि भाई हर एक एटम या मॉलिक्यूल के पास जनरली 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है? हाँ जी, लुईस के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो मैं कह सकता हूँ कार्बोकैटायन 2 इलेक्ट्रॉन से डेफिशिएंट है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी है। अब बात को ध्यान से समझिएगा, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो मैं कह सकता हूँ ये लुईस एसिड है। और लुईस के अकॉर्डिंग पढ़ा चुका हूँ अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। लुईस के अकॉर्डिंग एसिड वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। सेम कार्बोकैटायन पे केवल 3 ही बॉन्ड हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी है। ये 2 इलेक्ट्रॉन से डेफिशिएंट है, इसलिए ये क्या है? दीज आर लुईस एसिड। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको सब चीजें ध्यान रखनी है, कुछ भी कंसेप्ट पूछा जा सकता है, इसलिए सारे ही कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे पढ़ाते हुए चल रहा हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, लुईस के अकॉर्डिंग ये एसिड है। क्लियर? अब आगे समझते हैं, अगर मुझे कार्बोकैटायन को स्टेबल बनाना है, क्योंकि स्टेबिलिटी के ही क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर कार्बोकैटायन को स्टेबल बनाना है, स्टेबल का मतलब स्थिर करना है, आपको पता है ये एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है ना? प्रतिक्रियाशील मध्यवर्ती है और ये रिएक्शन के बीच में कुछ हद तक स्टेबल होगा। बट इसको हमें कुछ हद तक अगर स्टेबल बनाना है, तो उसके लिए कुछ हमारे पास फैक्टर होंगे। बट पहले ये तो समझिए कि ये स्टेबल बनेगा कैसे? ये स्टेबल ऐसे बनेगा कि इसके पास 3 ही बॉन्ड है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, हमारा काम है इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करना, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा करना। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा कर दें, तो समझ जाओ यह स्टेबल हो जाएगा। अगर स्टेबल करना है तो क्या करना है? टू क्या? रिकवर इट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। ठीक है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। हमारा काम क्या है कि इसकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को हमें रिकवर करना है। और यदि हमने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को रिकवर कर लिया, तो समझ जाओ हमारा कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाएगा, कार्बोकेशन स्टेबल हो जाएगा, कार्बोनियम स्टेबल हो जाएगा। फिर से जल्दी से देखो, कार्बोकैटायन प्लस चार्ज, कार्बन पे प्लस चार्ज होगा। फिर हमने देखा कार्बोकैटायन में 3 ही बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन है, संकरण sp2 होगा, ट्रायगोनल पेयर होगा, बॉन्ड एंगल 120 होना चाहिए, 120 होना चाहिए, बहुत सरल सी बात। क्लियर? अब ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रॉन की कमी है, लुईस के अकॉर्डिंग एसिड है, हमें क्या करना है? इसको स्टेबल बनाना है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करना है, रिकवर करना है इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को। कैसे करेंगे? चलिए, तो हम पढ़ते हैं कैसे कार्बोकैटायन को स्टेबल किया जा सकता है और स्टेबिलिटी के लिए कुछ फैक्टर्स मैं आपको पढ़ाता हूँ। सबसे पहला जो फैक्टर नंबर 1 है, वो आप इंडक्टिव इफेक्ट से पढ़ोगे। इंडक्टिव इफेक्ट आपको पढ़ा चुका हूँ, प्रेरक प्रभाव। ठीक? तो इसीलिए कह रहा हूँ, जो डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच गए हैं, अच्छी बात है, आता है तो समझ में आ रहा होगा। अदरवाइज अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो प्लीज एक बार क्लास नंबर 1 से देखिएगा। किसी भी तरह का भ्रम में मत रहिए। क्यों? क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं। ऑब्वियस बात है, एक हल्की सी भी वीकनेस आपको बहुत पीछे पहुंचा देगी, आपका नाम लिस्ट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाई जहां पे मिस्टेक हुई, जहां पे आप 0.25 मार्क्स से पीछे रह गए, समझ लो भैया मेरिट से बाहर। 0.1 पे भी बच्चे बाहर हो जाते हैं, 25 तो मैं फिर भी बहुत ज्यादा बात कर रहा हूं। तो किसी भी तरह से कोई भी वीकनेस ना छोड़ें और बाकी देखो मेहनत करो, प्रभु पे सब कुछ छोड़ दो। मेहनत करी है तो उसका फल तो जरूर ही मिलेगा, ये पक्का है। ठीक? खैर, इंडक्टिव फैक्ट से समझते हैं कि कैसे कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, कार्बोकेशन कैसे स्थिर होता है, इसे हम इंडक्टिव फैक्ट से समझते हैं। तो समझिए, आपके पास ये है CH3, ये है CH3, ठीक है? ये है CH3। ऐसा कार्बन जिसपे 3 कार्बन है, मतलब एक कार्बन ऐसा है, ये वाला कार्बन ऐसा है जिसपे इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3। बताया था कि ऐसा कार्बन जिसपे 3 ग्रुप हो, एक ग्रुप ये रहा CH3, एक ग्रुप ये रहा, इसको हम टर्शरी कहते हैं। और ये प्लस चार्ज है, तो उसको हम टर्शरी कार्बोकैटायन भी कह सकते हैं। टर्शरी पूरा लिख देता हूँ, देखो टर्शरी को ही हम 3 डिग्री कह रहे हैं। टर्शरी 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो जाएगा। अच्छा, इसका नाम लिखना हो तो क्या लिखूंगा? तो इसका नाम क्या बनेगा? बता जल्दी से। इसका नाम बनेगा आइसोब्यूटाइल। ठीक है? आइसो क्यों? क्योंकि ऐसा कार्बन जिससे तीनों ही ग्रुप सेम है। आइसो का मतलब ये होता है सेम, तो तीनों ही ग्रुप सेम है, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3। सर अब ये ब्यूटाइल क्यों लगाया है? क्योंकि भाई इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3, 3 CH3, चौथा CH3 ये हो गया। ठीक है? आइसोब्यूटाइल, इसे कार्बोकैटायन भी लिख सकते हो या फिर ईएम भी लिख सकते हो। अरे भाई ईएम क्यों? क्योंकि सर यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ कार्बन पे प्लस चार्ज है, कार्बोकैटायन है, तो आइसोब्यूटाइल ईएम भी लिख सकते हो या फिर आइसोब्यूटाइल कार्बोकैटायन भी लिख सकते हो। ठीक है? या फिर टर्शियरी कार्बोकैटायन जिसको मेंशन कर सकते हैं। टर्शियरी कार्बोकैटायन का ये टाइप हो जाएगा। क्लियर? चलो फिर मैं बनाता हूँ सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ठीक?
आपकी मर्जी है, चाहे तो आप इसका आईयूपीएसी भी लिख सकते हो। क्या? 2 मिथाइल प्रोपाइलियम कार्बोकैटायन, ठीक है? इसका नाम क्या बन जाएगा? इसका नाम बन जाएगा से केवल प्रोपाइलियम कार्बोकैटायन, है ना? क्योंकि प्लस चार्ज है और 3 कार्बन है, प्रोपाइल हो जाएगा और ईएम हो जाएगा क्योंकि प्लस चार्ज है। क्लियर? तो प्रोपाइलियम लिख सकते हो, ठीक? अदरवाइज़ ये कार्बन जिस पे 2 ग्रुप हैं, तो सर मैं इसको सेकेंडरी कार्बोकैटायन कह सकता हूँ, ठीक है? या फिर सेकेंडरी को ऐसे एसईसी भी लिख सकता हूँ। आपकी इच्छा है, सेकेंडरी लिखो, एसईसी लिखो, एक ही बात है। क्लियर? और नाम बता ही चुका हूँ उसका, ठीक? इसके बाद चलो यहाँ पे देखो CH3 और ये है CH2, ये है प्लस। अब देखो इस कार्बन का केवल एक ही ग्रुप है, तो क्या मैं इसे प्राइमरी कह सकता हूँ? हाँ जी, इसे ऐसे भी कह सकता हूँ या PRIMARY पूरा करके ऐसे लिख दो। प्राइमरी को 1 डिग्री भी कह सकता हूँ, ठीक है? इसे अच्छे से लिख देता हूँ। प्राइमरी 1 डिग्री कार्बोकैटायन या फिर वैसे नाम क्या होगा? 2 कार्बन इथ और प्लस चार्ज है तो इथाइलियम कार्बोकैटायन मिल जाएगा। क्लियर? और देखो ये तो मिथाइलियम कार्बोकैटायन है, मिथाइल कार्बोकैटायन है, ये समझ में आ ही रहा है क्योंकि देखो ये कार्बन पे कोई ग्रुप ही नहीं है, खुद ही इटसेल्फ कार्बन है, तो मैं इसे मिथाइल कार्बोकैटायन भी कह सकता हूँ या फिर मिथाइलियम आयन भी कह सकता हूँ। एक ही बात है। ईएम क्यों? क्योंकि ईएम इस पे प्लस चार्ज है इसलिए मैं ईएम कह रहा हूँ। देखो 2 से 3 बार रिपीट कर चुका हूँ बात को। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरक प्रभाव। इंडक्टिव इफेक्ट से कैसे कार्बोकैटायन स्टेबल होता है समझिएगा। मैंने आपको पढ़ाया था इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरीके से होता है। एक होता है प्लस आई। प्लस आई वहाँ देखने को मिलता है ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिलीज़ करेंगे। इलेक्ट्रॉन वैसे मैं डोनेट लिख रहा था, ठीक है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे, पढ़ा चुका हूँ, ठीक? या फिर रिपेल करेंगे। ठीक है? रिवीजन ज़रूर करिए, नोट्स बनाइए, प्रॉपर रिवाइज़ करिए। अगली क्लास से पहले पिछली जो क्लास है उसको जरूर देखिए, जरूर एक बार रिवीजन कीजिए, ठीक है? तो प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा। और जबकि माइनस आई की अगर मैं बात करूं तो माइनस आई क्या करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है। याद है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है? या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप, एक्सेप्ट करता है, ठीक है? बट मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ प्लस आई की, क्योंकि प्लस आई में कौन से ग्रुप होते हैं? जैसे मिथाइल हो गया, है ना? ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा या फिर मैं बोलूँ इलेक्ट्रॉन अपने से दूर भगाएगा, रिपेल करेगा। क्लियर? तो CH3 का काम है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। तो बेटा जी यहाँ पे ये CH3 ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बोकैटायन को। सिमिलरली ये CH3 भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा। डोनेट का मतलब सभी को समझ में आता है, देगा, ठीक है? ये CH3 कार्बन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। अब जब ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन पे था प्लस चार्ज, हमने अभी तो पढ़ा सर कार्बोकैटायन पे कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, इसकी वजह से इस पे 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और जरा हमें इस CH3 ग्रुप को देख के ये समझ में आ रहा है कि अगर इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है ना तो ये CH3 इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर रहा है। और मैंने यही तो कहा कि अगर कार्बोकैटायन को स्टेबल बनाना है, अगर कार्बोकैटायन को स्टेबल बनाना है, हमें क्या करना पड़ेगा? रिकवर करना पड़ेगा उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को, मतलब उसको और इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है, क्या कह रहा हूँ? और इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, ठीक है? और इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है? तो सिंपल सा फंडा है, ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक है? तो टर्शियरी कार्बोकैटायन क्या होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल? क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3-3 कार्बन है सर जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। यहाँ पे केवल 2 ही है, तो ऑब्वियस बात है 2 ही दे पा रहे हैं। यहाँ पे केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन देने वाला और यहाँ तो 1 भी नहीं है। क्लियर? यहाँ 3-3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कार्बन को देंगे, तो कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल टर्शियरी वाला होगा। क्यों? क्योंकि भाई इसके प्लस चार्ज को खत्म कर रहे हैं ये तीनों ग्रुप मिलकर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कंप्लीटली खत्म कर रहे हैं, क्योंकि कंप्लीट तो कर ही नहीं सकता कोई काम, है ना? ऑब्वियस बात है भाई, ऐसे समझ लो इस पे 4 बॉन्ड थे। देखो कांसेप्ट को, तो इस पे 4 बॉन्ड थे। अब मान लो उसका एक हाथ यहाँ से अगर अलग हो जाए, तो क्या हाथ अलग हो जाए, तो क्या इस पे लगे हुए ग्रुप उस हाथ के बराबर का काम कर सकते हैं? हेल्प कर सकते हैं, पर बराबर काम नहीं कर सकते। सिंपल सा फंडा है, ठीक है? तो वही फंडा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्लियर? तो यहाँ 3-3 CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहे हैं, तो कुछ हद तक उसके प्लस चार्ज को या हम बोले उसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर रहे हैं। क्लियर है? यहाँ पे 2 ही हैं, तो कम कर पा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन टर्न को पूरा, यहाँ 1 ही है तो उससे भी कम कर पा रहा होगा और यहाँ तो 1 भी नहीं है इसको सपोर्टिंग, ठीक है? तो यहाँ तो कोई भी इसको स्टेबल नहीं कर पाएगा, इसलिए सबसे कम स्टेबल है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर समझ में आया? हाँ जी आया। तो टर्शियरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी होता है, देन प्राइमरी होता है और देन सर मिथाइल होता है। ये हमने ऑर्डर यहाँ पे सीखा। ये बिल्कुल बेसिक ऑर्डर है जो हमने कक्षा 11-12 में पढ़ा, ठीक है? इसके बाद सेकंड कांसेप्ट पढ़ते हैं। दूसरा जो कांसेप्ट है, ये है हाइपर कंजुगेशन।
अति संयुग्मन हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, हाइपर कंजुगेशन, सारे इफेक्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसीलिए देखो सीरीज़ में हम चल रहे हैं, बिल्कुल बेस से हम पढ़ रहे हैं, ताकि सीरीज़ में आपको कांसेप्ट समझा सकूँ, ठीक है? इसलिए मैंने पहले आपको सारे कांसेप्ट इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, हाइपर कंजुगेशन हो गया, रेजोनेंस हो गया, ये मैंने आपको सब पढ़ाया है, ताकि किसी भी तरह का कोई कांसेप्ट आपको दिक्कत ना आए। इसीलिए कह रहा हूँ क्लास नंबर 1 से, बल्कि मैं कह रहा हूँ क्लास नंबर 1 जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, वहाँ से पढ़ना शुरू करें, तो आपके कांसेप्ट और भी बहुत सारे वहाँ पे क्लियर, ठीक है? तो हाइपर कंजुगेशन जिसे हम अति संयुग्मन कहते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था। अब समझते हैं हाइपर कंजुगेशन से कैसे आपका कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। तो ऑर्डर तो यहाँ भी सेम यही रहेगा, हमें ऊपर से समझ में आ गया कि टर्शियरी वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, देन उसके बाद सेकेंडरी वाला, है ना? देन उसके बाद प्राइमरी वाला और सबसे कम जो स्टेबल होगा, सर वो मिथाइल कार्बोकैटायन होगा। ये तो बिल्कुल हमने बात समझी, बहुत सिंपल सा फंडा है। बट अब इसको हाइपर कंजुगेशन से भी समझते हैं। ऊपर ही बता दिया 3 ग्रुप हैं टर्शियरी, 2 ग्रुप हैं सेकेंडरी, ये है प्राइमरी और ये है मिथाइल कार्बोकैटायन। अब हाइपर कंजुगेशन से कैसे स्टेबल हैं? तो याद कीजिए हाइपर कंजुगेशन पढ़ाया था, आपको चेक करना है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। क्या हमारे पास है? हाँ जी है, क्योंकि सर अभी तो पढ़ाया कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, कार्बोकैटायन का संकरण sp2 होता है। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बताया था उससे पहला वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा, ये भी इस कार्बोकैटायन से पहला कार्बन है, सर ये भी अल्फा कार्बन है, सर ये भी इस कार्बोकैटायन से पहला ही कार्बन है इस साइड में, तो ये भी अल्फा कार्बन है। और ये भी बताया था अल्फा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन को सर हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। कितने अल्फा हाइड्रोजन लग रहे हैं? सर यहाँ 3 लग रहे हैं। सर यहाँ पे कितने लग रहे हैं? सर यहाँ भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि 3 ही हाइड्रोजन दिख रहे हैं सर। यहाँ भी कितने हैं? सर यहाँ भी 3 ही अल्फा हाइड्रोजन है। फिर याद कीजिए एक फंडा पढ़ाया था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, ये बताया था क्या? अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, ठीक है? अब बताओ यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? तो सर यहाँ पे 3, 3 6, 3 9, टोटल यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है और प्लस 1 हो जाएगा। तो सर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएँगे? सर यहाँ पे टोटल आरएस, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सर 10 देखने को मिलेंगे। और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, आरएस होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी, मतलब जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतने ही ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी, उतने ही ज्यादा अनुनादीय ढांचे होंगे। या सिंपली ये भी कह सकता हूँ सर ये जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समान अनुपाती है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ टर्शरी वाले में 3-3 अल्फा कार्बन पे 3-3 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से टोटल 10 अनुनादीय ढांचे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है, सर यहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जबकि इस वाले कार्बन पे यहाँ पे इसका संकरण sp2 है और हाइपर कंजुगेशन पहचानने के लिए मैं सिंपल सा फंडा आपको बताया था कि केवल sp2 कार्बन को देखो और sp2 का बगल वाला सर हमेशा अल्फा कार्बन होगा, ये भी सर बगल है, ये भी अल्फा कार्बन है, तो इस अल्फा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन को सर मैं अल्फा हाइड्रोजन कह रहा हूँ और यहाँ पे सर 3-3 अल्फा हाइड्रोजन लग रहे हैं, सर यहाँ भी 3-3 अल्फा हाइड्रोजन लग रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करूँ, अनुनादी ढांचे की बात करूँ, तो यह है अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, ठीक है। सर यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ 3 है, मतलब टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है प्लस 1, 6 और 1 कितना होता है? 7। तो यहाँ पे कितने अनुनादी ढांचे आए? 7 आए। सर यहाँ 10 थे, यहाँ 7, मतलब ऑब्वियस बात है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सर कम हो रहे हैं। पहले 10 थे, 10 थे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा, स्टेबिलिटी भी ज़्यादा, स्थिरता भी ज़्यादा होगी। बट यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम हो गए, तो सर टर्शियरी वाले से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। देखो इंडक्टिव इफेक्ट प्रेरक प्रभाव से भी हमने बात सीखी और हाइपर कंजुगेशन, है ना? इससे भी हमने कांसेप्ट को सीखा। अब देखना यहाँ, ये सर sp2 वाला आपका कार्बोकैटायन है, इससे लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है। इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? सर इस पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। सर यहाँ पे कितने अनुनादीय ढांचे बनेंगे? सर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 अनुनादीय ढांचे मिलेंगे। यहाँ पे 3 प्लस 1 अनुनादीय ढांचे मिलेंगे, मतलब यहाँ पे टोटल 4 अनुनादीय ढांचे मिलेंगे। सर यहाँ पे तो sp2 कार्बन है, हाँ जी है। क्या उसके बगल में अल्फा कार्बन है? नहीं है। सर यहाँ पे 0 अल्फा सॉरी, हाँ, कार्बन की बात करूँगा, 0 अल्फा कार्बन है तो 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो क्या यहाँ अनुनादी ढांचे बनेंगे? सर फॉर्मूला था G0 प्लस 1, है ना? तो दैट मीन्स यहाँ एक ही अनुनादी ढांचा होगा जो कि ये खुद है। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 10 है। तो जिसके पास सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा सर वो सबसे अधिक स्टेबल होगा, जिसके पास अनुनादीय ढांचे अधिक होंगे वह सबसे ज़्यादा स्थिर होगा, ठीक है, स्टेबल होगा। बहुत सिंपल सा कांसेप्ट है, आई थिंक ये आपको क्लियर भी हो रहा होगा, ठीक है? चलिए, कांसेप्ट नंबर 3 आगे देखते हैं कि कैसे कार्बोकैटायन और स्टेबल हो सकता है और स्टेबिलिटी किस रूप से देख सकते हैं। तो अगला है रेजोनेंस, जिसको हम अनुनाद कहते हैं।
ये भी पढ़ा चुका हूँ। हाँ जी सर, रेजोनेंस भी आप हमें पढ़ा चुके हो, रेजोनेंस भी आपने हमें समझाया था। कैसे समझाया था? चलो एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल से लेता हूँ। ये अगर कंपाउंड में ऐसा बनाऊँ, सर इसका नाम बताइए, ये क्या बनाया है? सर ये कौन-सी झोपड़ी बना दी? तो अगर ध्यान से देखो, ये है सी। देखो पहले ऐसे समझो, आपको पता होना चाहिए, मैं बता भी चुका हूँ कि हर कोने का मतलब ये है कि यहाँ पे कार्बन है। तो यहाँ कितने कार्बन है? सर यहाँ 3 कार्बन है। पहले मैं 3 कार्बन ही बना लेता हूँ। फिर समझता हूँ सर ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, बना देता हूँ। ठीक है? फिर मैंने ये भी बताया था कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए। इस कार्बन पे सर मुझे 2 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, तो कार्बन का सच्चा मित्र हाइड्रोजन होता है, मतलब बचे हुए 2 हाइड्रोजन। फिर इस वाले कार्बन पे सर 3 ही बॉन्ड हैं, तो चौथा क्या होगा सर? यहाँ हाइड्रोजन होगा। बट इस वाले कार्बन पे सर प्लस चार्ज है, अगर प्लस चार्ज है भी, 1 बॉन्ड है, उसके बाद कितने बॉन्ड होने चाहिए? 2, क्योंकि कार्बोकैटायन पे 3 बॉन्ड होते हैं, ये हमने अभी-अभी सीखा। क्लियर है? तो इसको हम क्या कहते हैं? कल भी पढ़ाया था, इसको हम एलाइल कहते हैं। याद है विनाइल और एलाइल पढ़ाया था लास्ट क्लास में, रेजोनेंस में पढ़ाया था। तो इसको हम कहेंगे एलाइलियम, एलाइलियम, ठीक है? या फिर एलाइल कार्बोकैटायन कह दो, एक ही बात है। एलाइल कार्बोकैटायन या एलाइलियम, ईयम क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे प्लस चार्ज। क्लियर? अब इस पे अगर रेजोनेंस बनाऊँ, रेजोनेंस बताया था, ये प्लस चार्ज छोड़कर फिर डबल बॉन्ड, छोड़कर डबल बॉन्ड, जहाँ भी देखने को मिलता है, वहाँ पे हमें समझ में आता है कि रेजोनेंस हो सकता है। तो ये पाई बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो हम साफ-साफ देखेंगे, सर यहाँ पे रेजोनेंस हुआ है। कैसे हुआ है? ये है C, ये है H और ये है C। इस पे एक H और ये वाला कार्बन, यहाँ पे H, यहाँ पे H। सर इनके बीच में सिंगल बॉन्ड था, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, तो सर यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, ठीक है? अब इस वाले कार्बन को देखो, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, मतलब इस कार्बन के 1, 2, 3, 4, 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इस कार्बन के सर 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, इसके भी 4 बॉन्ड पूरे हैं। बट इस वाले कार्बन पे अब सर 3 ही बॉन्ड बचे। जब 3 बॉन्ड होते हैं तो कैसा चार्ज आता है? प्लस चार्ज। या इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये वाले कार्बन ने अपने पाई के 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिए, मतलब जो इलेक्ट्रॉन देता है, उसको क्या चार्ज आता है? सर प्लस चार्ज आता है। और क्लास नंबर 1 से हम इस बात पे गौर कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन देता है, उस पे प्लस चार्ज आता है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है, उस पे माइनस चार्ज आता है। तो हमने देखा किस तरीके से यहाँ पे एलाइलियम में 2 अनुनादीय ढांचे बन रहे हैं, याद है? पहला का अनुनादी ढांचा ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है। तो यहाँ पे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जहाँ पे भी रेजोनेंस होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी, उतनी ही ज़्यादा सर स्थिरता होगी। ये चीज़ हमें समझ में आती है। तो अनुनाद हमें समझ में आया होगा। अच्छा एक चीज़ और, शायद ये मैंने कल आपको नहीं बताया था, तो आप इसको देख लीजिए। एक होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। ये रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, इसको भी समझते हैं, ठीक है? रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है? देखो रेजोनेंस हाइब्रिड एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे हम जितना चार्ज डिस्प्लेस हुआ है, मतलब जहाँ से जहाँ तक यह चार्ज विस्थापित हुआ है, उन सभी चार्ज को हम बना के दिखाएँगे। तो हमने देखा ना, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे था, इन दोनों कार्बन के बीच में था। ये इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हुआ, तो अब ये पाई बॉन्ड यहाँ पहुँच गया। मतलब ये पाई बॉन्ड यहाँ से इस कार्बन तक पूरा घूम रहा है। तो इस डैश डैश का मतलब ये है, ये चार्ज पूरे में घूम रहा है, इस कार्बन से इस कार्बन, और इस चार्ज घूमने की वजह से इस कार्बन पे भी प्लस चार्ज आया, कुछ हद तक इस कार्बन पे भी प्लस चार्ज आया होगा और कुछ हद तक इस कार्बन पे भी प्लस चार्ज आया होगा। ये सिंपल सा फंडा है, इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस का मतलब बताया था कि यदि किसी मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर से आप उसकी स्टडी ना कर पाओ, तो हम उसके और भी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमने सिंपल सा कांसेप्ट समझा था। ठीक है? फिर रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब क्या है कि अगर मॉलिक्यूल के जितने भी स्ट्रक्चर हैं, उसको एक ही स्ट्रक्चर में करना पढ़ना चाहते हो, तो इट इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड ये भी बताता है कि उस मॉलिक्यूल में चार्ज कैसे कैसे डिस्प्लेस हुआ है, मतलब इस एंड से इस एंड तक चार्ज कैसे गया होगा। इट इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, अनुनादीय संकरण इसे कह सकता हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक, बाकी कल रेजोनेंस मैंने आपको पढ़ाया था, याद है? मैंने इसका स्ट्रक्चर भी बनवाया था आपसे। ठीक, बेंजीन पे CH2 को हम बेंजाइल कहते हैं, बेंजाइल कहते हैं, बेंजीन पे CH2 बेंजाइल और उस पे प्लस चार्ज है, उसका नाम बन जाएगा बेंजाइलियम आयन, ठीक है? और बेंजाइलियम आयन के अनुनादीय ढांचे आप बताएँगे और कमेंट में ज़रूर बताएँगे कि बेंजाइलियम आयन लिखेंगे, उसके आगे लिखेंगे कितने इसके अनुनादीय ढांचे हैं, तो बेंजाइलियम आयन डैश करके RS और कितने बनेंगे, ये मुझे आप जो है कमेंट में बताएँगे। लास्ट क्लास में मैंने इसके अनुनादीय ढांचे बना के भी दिखाए थे, ठीक है? और आपको ये भी पता चलेगा कि हाँ, ये जो बेंजाइलियम आयन है, ये कैसे स्टेबल होता है बाय रेजोनेंस। तो सारे अनुनादीय ढांचे इसके बना के बताएँगे। बट हाँ, इसके अलावा कुछ बेसिक्स आइडिया दे देता हूँ। याद है इस पे प्लस चार्ज है, तो ये पाई के इलेक्ट्रॉन इसकी ओर शिफ्ट होंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेगा और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे क्या चार्ज आता है? माइनस। और इस इफेक्ट को माइनस R इफेक्ट कहते हैं। आपको ऑलरेडी पढ़ाया था, याद कीजिए। ठीक है? सेम यहाँ पे भी देखो, ये प्लस चार्ज है,
ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन ले रहा है और अपनी इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसको भी माइनस आर कहेंगे। कंसेप्ट पढ़ा चुका हूँ पहले भी, ध्यान से सुनिएगा बात को, ठीक है? तो मैं ये भी कह सकता हूँ इन मोस्ट प्रोबेबल मतलब मैक्सिमम केस में कार्बोकैटायन, हमेशा नहीं बोल रहा हूँ, इन जनरल बोल रहा हूँ, मैक्सिमम केस में बोल रहा हूँ, कार्बोकैटायन जनरली माइनस आर इफेक्ट शो करता है। जनरल वर्ड लगाना, हमेशा नहीं लगाना, एग्जाम में टिक मत कराना, बिना तरीके से क्वेश्चन को पढ़े, ठीक है? इन जनरल माइनस आर इफेक्ट शो करता है कार्बोकैटायन, ठीक है? चलिए, तो ये था रेजोनेंस, इसकी सारे स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखेगा, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दे दिया है, ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, ये ध्यान में आप रखिए, ठीक है? नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगला कंसेप्ट। चलो इसे मैं 4th लिख देता हूँ, आई थिंक 3 हो गए थे ना? हाँ जी, तो इसे 4th लिख देता हूँ। अब और कैसे स्टेबल हो सकता है हमारा कार्बोकैटायन? तो बाय नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से, बाय नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, नॉन बॉन्डेड को अनपेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं। अनपेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, ठीक, या फिर इसको लोन पेयर भी बोलते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या है। मैंने आपको पढ़ाया था लोन पेयर, जिसको हम असंयोजित युग्म जोड़ा बोलते हैं, या फिर नॉन बॉन्डेड भी इसी को बोलते हैं, जो बॉन्ड ना बना पाए। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जो शेयर ना हुआ हो, शेयरिंग से ही बॉन्ड बनता है, तो अनशेयर्ड रह गया मतलब नॉन बॉन्डेड है, नॉन बॉन्डेड का मतलब लोन पेयर है। तो लोन पेयर से भी कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाता है। कैसे हो जाता है, जरा बात को समझिए। अगर आपके पास ये CH2 ग्रुप है, ठीक है, और मान लो इससे कोई एक ऐसा एटम जुड़ रहा है जिसपे लोन पेयर है, असंयोजित युग्म जोड़ा है, अगर ये कार्बोकैटायन है तो उस पे प्लस चार्ज है। सर ये जो लोन पेयर है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को प्रोवाइड करा देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा तो ये है CH2, ये सिंगल बॉन्ड A, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो सर यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। और कार्बन ने जब इलेक्ट्रॉन लिया तो देखो कार्बन के तो 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड, 4 बॉन्ड पूरे हो गए। बट ए अच्छा खासा न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं था, इसने लोन पेयर दिया है तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। बट कंसेप्ट क्या बना सर, कंसेप्ट ये बना जो ये नॉन बॉन्डेड, ये लोन पेयर जो है, ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है, इसने इस कार्बोकैटायन को कुछ हद तक स्टेबल कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि देखो उसका प्लस चार्ज था ना, मैंने कल भी समझाया था, कोई अगर किसी के दर्द को, किसी के चार्ज को अपने ऊपर कुछ देर के लिए ले ले तो उसका चार्ज, उसका दर्द कुछ देर तक कम हो जाएगा। चार्ज मतलब भार। तो इसने क्या करा, ए ने कहा ले भाई थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख, और यहाँ देख तेरे 4 बॉन्ड पूरे हो गए, तेरा ऑक्टेट पूरा हो गया, बट मैं अपना इलेक्ट्रॉन तुझे दे रहा हूँ, तो ऑब्वियस बात है भाई मेरे पर प्लस चार्ज आ जाएगा। और यही प्रकृति का नियम है ना, कि भाई किसी की हेल्प कर रहे हो तो कुछ ना कुछ दर्द दुख तो हमें भी होगा। बट हाँ, अगर मैं हमारे पास सहन करने की क्षमता है तो ऑब्वियस बात है किसी और की हेल्प हम जरूर कर सकते हैं, ठीक है ना? और कोशिश करनी चाहिए, ऑब्वियस है, हेल्पफुल नेचर हमारा होना चाहिए। जैसे जैसे देख रहे हैं ना, चेंज होती जा रही है सिस्टम, तो लोगों का हेल्पिंग नेचर कम होता जा रहा है। और ऑब्वियस बात है उसके पीछे रीजन भी है भैया, टाइम है ना, मनी इशू है, हर चीज है। बट हाँ, कोशिश की जाए कि भाई अपनी तरफ से हेल्प करे, ठीक है? इसी तरफ का हेल्प इनिशिएटिव मैं अपनी तरफ से एजुकेशन में लेके आया हूँ कि हाँ भाई जो रिसोर्सफुल मटेरियल है वो आपको मिले, ठीक है? फ्रीली प्रोवाइड करा रहा हूँ। बट हाँ, टेस्ट सीरीज़ वगैरह मैंने बोला है, टेस्ट सीरीज़ में इसलिए जनरली मैं चार्ज कर रहा हूँ, मैं आपको ये रीज़न पहले भी दे चुका हूँ, क्योंकि ऑब्वियस बात है टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन ढूँढ के लाने होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए, ठीक है? उन पे क्वेश्चन बनाना टाइम लगता है, इसलिए मैं उस चीज़ के लिए थोड़ा, क्योंकि ऑब्वियस बात है टेस्ट सीरीज़ के लिए हो सकता है मैं किसी और को भी वहाँ पे टाइम दूँ, उसका टाइम लूँ, तो ऑब्वियस बात है भाई मुझे उसको कुछ ना कुछ तो अपनी तरफ से देना ही पड़ेगा। तो इसलिए टेस्ट सीरीज़ का एक मिनिमल सा फीस मात्र ₹99, आई थिंक ₹100 के तो मोमोज़ भी खा जाते हैं हम। खैर ये मज़ाक की बात है, बट हाँ, एक मिनिमल से प्राइस पे टेस्ट सीरीज़ आपका रखा गया है, ठीक है? क्योंकि टेस्ट सीरीज़ आपको बताता है कि आपकी कमियाँ हैं। प्लस मैंने आपको बोला था क्वेश्चन्स भी मैं प्रैक्टिस के लिए दूँगा, और ऑलरेडी 2 से 3 टाइप के चैप्टर पे मैं आपको क्वेश्चन्स प्रैक्टिस के लिए दे चुका हूँ, ठीक है? आई थिंक उसमें 70, 80, 90 तक क्वेश्चन मैंने दिए हैं एक चैप्टर से, ठीक? तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन्स लगाएँगे, ऑब्वियस बात है थ्योरी पढ़िए, रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और जितना ऐसा काम करेंगे, जितने ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे, ऑब्वियस बात है भाई आपका सिलेक्शन कौन रोक सकता है? मुझे तो नहीं लगता। ठीक है? सीट्स कम है, ये तो करना ही पड़ेगा, ये रूटीन तो बनाना ही पड़ेगा। बाकी देखो, मैं ये बात कर रहा हूँ कि चैनल सब्सक्राइब बहुत जनों ने कर लिया है। मैं ओवरऑल बोलूँ 500 से ज़्यादा बच्चे ने लैब असिस्टेंट, एनवायरनमेंटल सुपरवाइज़र और लैब असिस्टेंट हायर एजुकेशन, इसके लिए लगभग 500 बच्चे इस चैनल पे आ चुके हैं, ठीक है? और मैं क्लियर बोलता हूँ, जो भाई सिंपल सी बात है, सीट देख लीजिए कितनी है, ठीक है? और सिलेक्शन कितने का होगा, वो भी देख लीजिए। और केवल मैं ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये भी बात है, और भी जन पढ़ा रहे हैं, ठीक है? सोच के देखिए किस कॉम्पिटिशन में आप बैठे हैं, किस लेवल की आपको तैयारी करनी है। ठीक है? तो कुछ भी चूक ना हो जाए, ऐसी तैयारी करनी चाहिए। और क्लास जो 12th पास आउट हुए ना बच्चे, उनसे मैं ये बात खासकर बोल रहा हूँ, ठीक है? वही सबसे ज़्यादा भटकते हैं, क्योंकि उन्हें इस वक़्त कॉलेज की भी पीड़ा होती है, कॉलेज जाने की भी, ठीक है? तो इस चीज़ को समझिए इस बात को कि भई
ये ऐसा मौका नहीं आता है कि लेवल 4 की पोस्ट आपको 12th के बाद मिल रही है, ठीक है? लेवल 4 की पोस्ट 12th के बाद नहीं आती है। अगर आप एसएससी सीएचएसएल वगैरह भी देते हैं, तो वो भी लेवल 3 का, लेवल 2 का पोस्ट, ठीक है? तो ये समूह ग का अगर आपको वैकेंसी मिल रहा है, तो इस बात को समझिए इस पर, ठीक है? तो कुछ ही पद वहाँ पे लेवल 4 के आते हैं और बाकी लेवल 3, लेवल 2 के ही रहते हैं और आपको लेवल 4 का पद मिल रहा है, वो भी होम स्टेट में। इससे बड़ी बात मैं नहीं कहूँगा, कुछ वक़्त है, तो तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक? खैर, देखो यहाँ CH2 है, इस पे ये प्लस चार्ज है, ठीक है? अब मान लो चलो मैं OH ग्रुप लगाता हूँ, OH बताइए क्या ये भी नॉन बॉन्डेड असंयोजित इलेक्ट्रॉन से क्या यह स्थिर हो पाएगा? सर यहाँ तो दिख ही नहीं रहा। तो आँखों से देखिए कि ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो बॉन्ड बना लेता है। देखो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बन के साथ शेयर करा होगा, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करा होगा। सर इसके बाद जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे हैं, तो बाहरी कक्ष में तो उसके सर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 शेयर कर भी दिए, 4 बच गए। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, दूसरा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब क्या इसके पास असंयोजित इलेक्ट्रॉन है? हाँ जी हैं। क्या ये असंयोजित इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे सकता है? हाँ जी, दे सकता है, दानी है। दे सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, सिंपल सी बात है, OH और यहाँ कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे, बट ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, इसमें प्लस चार्ज आएगा। बहुत सरल सी बात है, बहुत सिंपल सा फंडा है। अब काफ़ी बच्चों को लगेगा ये वाला लोन पेयर कहाँ गया? बना लीजिए, कोई समस्या नहीं, ठीक है? ऐसे ही आगे क्वेश्चन थोड़ा-सा और बढ़ा के पूछना चाहें एग्ज़ामिनर, तो इस तरीके से पूछ सकते हैं बट हाँ, लैब असिस्टेंट बीएससी वाले में तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई, ऑब्वियस बात है आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट लेवल पे एग्ज़ाम लिया जा रहा है। बट हाँ, क्लास 11th-12th पे अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं कहूँगा उनसे थोड़ा-सा और एडवांस लेवल पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक? बट मैं इस तरह का क्वेश्चन भी आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर नाइट्रोजन यहाँ इलेक्ट्रॉन दे, हाँ जी, बिल्कुल इस पे भी लोन पेयर है, पर ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और जिनको नहीं पता है, नाइट्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, पहले कक्ष में 2, बाहरी कक्ष में 5 होते हैं। सेम ऑक्सीजन के लिए भी मैंने वही कांसेप्ट लगाया। आउटर मोस्ट में 5 हैं, तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करा होगा, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन शेयर करे होंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, क्योंकि 5 है ना, तो 3 शेयर कर दिए, 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बच गया। अब वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को कार्बन को डोनेट करेगा, तो यहाँ कार्बन और ऑब्वियस बात है नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, सेम ऊपर वाला कांसेप्ट आप बता रहे हो, कुछ नया नहीं बता रहे हो सर। हाँ जी, तो नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया, तो उसपे प्लस चार्ज है। क्लियर? अब एक क्वेश्चन बनता है कि ये बन गया फर्स्ट, ये बन गया सेकंड। सर मुझे ये बताइए कि फर्स्ट और सेकंड में ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता किसकी है? या और सिंपल पूछूँ, फर्स्ट और सेकंड में ज़्यादा स्टेबल कौन है? सर फर्स्ट और सेकंड में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? तो आप कहोगे सर सेकंड वाला यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल हो सकता है फर्स्ट वाले से। क्या रीज़न है? सर रीज़न ये है या मैं बोलूँ इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता किसकी ज़्यादा है? तो सर ऑक्सीजन ने भी लोन पेयर दिया, नाइट्रोजन ने भी लोन पेयर दिया, तो सर अब आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो कि किसकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज़्यादा है? देखो क्षमता भी डिपेंड करती है कि कौन ज़्यादा देना चाहता है, कौन ज़्यादा बड़ा दानी है, ठीक? तो उसके लिए सिंपल सी बात समझिए कि यहाँ पे हमें कांसेप्ट समझना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अगर कहीं पे लोन पेयर देना है ना, तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कांसेप्ट को याद रखिएगा और ये हर जगह लगाने की कोशिश भी कीजिएगा। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, टेबल पूरी लिखी थी, याद है? तो उसमें ऑक्सीजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 लिखी थी, नाइट्रोजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 लिखी थी। बताओ कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन की क्षमता इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने की ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, नाइट्रोजन की 3 है। बहुत सिंपल सा कांसेप्ट है, बहुत छोटी-सी बात है, ठीक? अब ऑक्सीजन ने अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचा और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? सर 3.5 है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, उसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा है। बताया था ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि एक बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने की क्षमता को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। खींचने के साथ-साथ होल्ड कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा जाता है। पढ़ा चुका हूँ सब केमिकल बॉन्डिंग में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है विद्युत ऋणात्मकता का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता और वो किसकी ज़्यादा है? सर ऑक्सीजन की ज़्यादा है। तो जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा होगा, तो क्या इसकी देने की क्षमता होगी? भाई सिंपल सी बात है, इसके पास लालच ज़्यादा है। ये चाहता है मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आए, है ना? यही तो इसका कहने का मतलब है। सिंपल सी भाषा में कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचना चाह रहा है, लेना चाह रहा है, तो क्या ये आराम से देगा? ऑब्वियस बात है, उल्टी बात तो कर रहा हूँ कि भाई जब खींचने की क्षमता ज़्यादा है, तो कैसे आराम से देगा? जबकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो सर ये अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा। ये जितनी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन देगा, उतनी ही जल्दी ये कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि सेकंड वाला सर फर्स्ट वाले से ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ऑक्सीजन से कम है। तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ये इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा। ठीक है? बहुत सिंपल सा। ऐसे ही मैं यहाँ ऐसे बना दूँ सर CH2 और F, CH2 और F बना दूँ, तो सर क्या होगा? बिल्कुल सर, फ्लोरीन तो देखो और भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये तो और जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, है ना?
तो इसकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता और कम हो जाएगी, ठीक है? बिल्कुल देगा बट इसकी देने की क्षमता इन दोनों से ही कम हो जाएगी। तो उसको मैं अगर थर्ड लिखूँ और फिर पूछूँ ऑर्डर क्या है? तो आप कहोगे सर सेकंड सबसे ज़्यादा स्टेबल है, देन फर्स्ट, फिर सबसे कम स्टेबल कौन है? थर्ड है। बहुत सिंपल सा कांसेप्ट है, आई थिंक यह आपको समझ में आया होगा। ठीक, आगे बढ़ें। अच्छा कार्ब एनायन आ गया, मतलब मैंने ज़्यादा स्पेस नहीं दिया। चलो ख़ैर, मैं क्या करता हूँ, यहाँ कार्ब एनायन इसको हटा देता हूँ, ठीक है? ये टॉपिक को बाद में मैं जो है फिर से लिख दूँगा। मुझे लगा मैंने ज़्यादा पेजेज़ यहाँ पे छोड़े हैं। ओके, 4 ही पेज छोड़ पाया था। चलो ख़ैर, ये कांसेप्ट अभी और भी समझाना है, ठीक है? तो मैं इस कार्ब एनायन को फ़िलहाल यहाँ से ऐसे मान लेता हूँ, ये हट गया, ठीक है? क्योंकि पेजेज़ मैं अभी ऐड करूँगा, तो शायद ये ऐड ना हो पाए, ठीक है? क्योंकि मेरे पास अभी ऐसा ऑप्शन नहीं है, 1 मिनट देख लेता हूँ, क्या पता पेज यहाँ से ऐड हो जाते हों। हाइलाइटर आ रहा है, इरेज़र आ रहा है, ये भी नहीं चाहिए, पेज ऐड आ रहा है, ओके, पेज ऐड आ रहा है, तो चलो मैं नीचे से ऊपर पेजेज़ ऐड करूँ? ओके, 1 मिनट दीजिएगा, ये क्या हुआ था? 1 मिनट दीजिएगा भाई, मैं पेजेज़ के लिए ज़रा-सा देख लूँ। 10 10 वाले को अगर मैं ऊपर लाऊँ, आ पाएगा? नहीं आ रहा भाई, मना कर रहा है। चलो ख़ैर, तो मैं एक काम ये कर सकता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा बस, नहीं ये ऊपर नहीं आएगा। उफ़! क्या करूँ, क्या करूँ? इसको मैं कार्ब एनायन चलो यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ, कार्ब एनायन को बाद में पढ़ा दूँगा, तो 1 मिनट दीजिएगा। या फिर मैं चलो सिमेट्रिकली पढ़ाता हूँ, कार्ब एनायन बाद में हेडिंग डाल दूँगा, इसको मैं ठीक करके बाद में जो है लिख दूँगा, ठीक है? तो चलो ख़ैर, कार्ब एनायन से पहले मैं कुछ और कांसेप्ट आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ कि कैसे कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, ठीक है? देखो कार्बोकैटायन जो स्टेबल होता है, वो बेंट बॉन्ड से भी हो सकता है, बाय बेंट बॉन्ड। अब ये सर बेंट बॉन्ड क्या पढ़ा रहे हो? ठीक है? तो बेंट बॉन्ड क्या है, ज़रा समझिए। एक कहानी है जिसको हम कहते हैं बेयर स्ट्रेन थ्योरी, इसको भी साइड में पढ़ाता हूँ, ठीक? इट इज़ कॉल्ड बेयर स्ट्रेन थ्योरी। अब ये बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या है? बहुत सिंपल सा कांसेप्ट है। 1 मिनट रुक जाइए और कंट्रोल न्यू करके अगर मैं करूँ, तब भी पेज ऐड नहीं होगा, ठीक है? चलो ख़ैर, बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या कहता है, ज़रा बात को समझिएगा। ये कहता है अगर आपके पास कोई साइक्लिक कंपाउंड है, अब किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। साइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं जो साइकिल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये है साइकिल और 3 कार्बन की ये साइकिल बन रही है। हाँ जी सर, बिल्कुल बन रही है। ये 3 कार्बन की साइकिल है, ठीक है? ये 3 कार्बन की साइकिल है, तो साइकिल में होता है तो उसे हम साइक्लो कहते हैं। क्या कहते हैं? साइक्लो। और 3 कार्बन है 1, 2, 3, 3 कार्बन है तो प्रोप आ जाएगा और सिंगल बॉन्ड्स जुड़े हैं तो एन आ जाएगा। सर इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन, ठीक है? क्यों है? क्योंकि नेमिंग मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, सारा कांसेप्ट पढ़ा चुका हूँ कि साइक्लोप्रोपेन जिसमें कार्बन पे साइकिल हो, 3 कार्बन हो, एन है क्योंकि सभी पे सिंगल बॉन्ड है। क्लियर? अब ये अगर कार्बन सर ये भी कार्बन है, इस कार्बन पे 2 बॉन्ड हैं, तो सर 100% इसके सच्चे मित्र जो हाइड्रोजन है वो इसके पास होंगे, इसके पास भी होंगे, इसके पास भी होंगे, ठीक है? चलो इस कार्बन का सर संकरण निकाल के बताइए। सर इस कार्बन पे 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। सर इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, 4 हैं। 4 का मतलब सर इसका संकरण sp3 आएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होता है। नियम आपको बता चुका हूँ, जब भी संकरण निकालना हो, सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर देखिए, है ना? हाइब्रिडाइजेशन जब भी निकालना होता है, सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर देखिए। सिग्मा बॉन्ड 4 हैं, लोन पेयर 0 है, 4 + 0 4 आएगा, 4 का मतलब इसका संकरण sp3 आएगा। और जिसका भी संकरण सर sp3 आता है, उसका ज्योमेट्री या शेप टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है? जब तक लोन पेयर नहीं होता तो ज्योमेट्री और शेप टेट्राहेड्रल होना चाहिए, चतुष्फलकीय होना चाहिए। जब चतुष्फलकीय होता है, टेट्राहेड्रल होता है, तो बंधीय कोण बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट और 30 सेकंड का होता है, ठीक है? 109 डिग्री 28 मिनट और 30 सेकंड का बंधीय कोण बॉन्ड एंगल होता है। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल आपने बहुत प्यारी बात बताई, बिल्कुल सही बात बताई। बट जब ये साइक्लोप्रोपेन है, तो सर ये एक ट्रायंगल बन रहा है। बिल्कुल बन रहा है? हाँ जी सर, ये त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज बन रहा है जिसमें ये सभी कार्बन है। भाई जब ये सभी कार्बन है और इस पे भी CH2 है, इस पे भी CH2 है, इस पे भी CH2 है, मतलब तीनों ही सेम सेम ग्रुप लगे हैं, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे इन बॉन्ड के बीच की दूरी भी बराबर होगी। बॉन्ड के बीच की दूरी भी बराबर होगी। क्लियर? और जब बॉन्ड मतलब किसी भी त्रिभुज की तीनों साइड बराबर होती हैं, तो आप सभी जानते हैं ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है ना? इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। ठीक है? इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी सारी साइड बराबर होती हैं, जिसके सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। ऐसे तो पढ़ा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होता है, क्या कहते हैं इसे? कौन-सा त्रिभुज कहेंगे? मुझे एक बार हिंदी माध्यम वाले बच्चे बच्चे बताएँगे।
जिस त्रिभुज की सारी ही साइड बराबर होती है, हिंदी में से क्या कहते हैं कमेंट में एक बार जरूर बताना। इक्विलेटरल ट्रायंगल इंग्लिश में कहते हैं। इक्विलेटरल है तो तीनों ही साइड बराबर होंगी, एंगल कितने होंगे 60 डिग्री। बेटा एंगल 60 डिग्री है यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में, ये भी कार्बन इधर वाला मतलब इधर वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, इनके बीच का एंगल कितना है सर 60 डिग्री है मात्र। और होना कितना चाहिए कि भाई कार्बन पे 4 बॉन्ड हैं, टेट्राहेड्रल होना चाहिए, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए सर 109 डिग्री 28 मिनट और 30 सेकंड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर कार्बन के पास 4 बॉन्ड है ना? इतना होना चाहिए। बट इस शेप में यहाँ पे सर केवल 60 डिग्री ही बना पा रहा है, 60 डिग्री ही बना पा रहा है। अगर देखा जाए होना चाहिए 109 डिग्री, 60 डिग्री बना पा रहा है, तो लगभग मैं कहूँगा 49 डिग्री है ना? 109 में से 60 घटाओ, 49 डिग्री 28 मिनट और 30 सेकंड। इतने डिग्री का यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ना, ये इतने ही क्लोज आ रहा है, समझ रहे हो? अगर टेट्राहेड्रल होता ना, तो सर 4 बॉन्ड ऐसे होते, 109 डिग्री का एंगल बनाते, ये चारों एक दूसरे से 109 डिग्री, 109 डिग्री, 109 डिग्री, 109 डिग्री पे होते, होते कि नहीं? बट यहाँ पे इसका ट्रायंगुलर फॉर्म होने की वजह से यहाँ पे बॉन्ड 60 डिग्री रह गया। दैट मीन्स ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड सर एक दूसरे के 60 डिग्री पे आ गया, है ना? एक दूसरे के 60 डिग्री पे आ गया। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 109 डिग्री होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि 4 बॉन्ड हैं, टेट्राहेड्रल होना चाहिए था। तो मैं क्यों भी बोलता हुआ चल रहा हूँ, दैट मीन्स हमें रीज़न भी पता चले। तो यहाँ 4 बॉन्ड थे, है ना? टेट्राहेड्रल था, 109 डिग्री 28 में 30 सेकंड बॉन्ड होना चाहिए, बट रह कितना गया 60 डिग्री। तो ये बॉन्ड एक दूसरे के पास आ गए, कितना पास आ गए 49 डिग्री। मैं ये कह सकता हूँ लगभग 24 डिग्री ये आगे आ गया, लगभग 24 डिग्री ये आगे आ गया, 49 डिग्री एक दूसरे के पास आ गए। जरा समझिए, अब बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ये भी बॉन्ड है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब ये पास आ जाएँगे, देखो 49 डिग्री पास आ गए, तो बेटा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? सर रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण होने की वजह से ये बॉन्ड ना एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे। क्या भागेंगे? दूर भागेंगे। अब जरा समझो, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। इन एक्चुअल ये ऐसा कुछ बॉन्ड बनाने चाहिए, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल सीधा-सीधा बॉन्ड बनाने चाहिए। सीधा-सीधा बॉन्ड बनाने चाहिए। मैंने क्या बताया कि यहाँ पे 49 डिग्री ये दोनों बॉन्ड एक दूसरे के पास आ गए। होना कितना चाहिए था? सर टेट्राहेड्रल हैं, 4 बॉन्ड हैं, तो 109 डिग्री का बॉन्ड होना चाहिए था। बट ये 60-60 डिग्री पे आ गए, मतलब एक दूसरे के क्लोज आ गए। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण हुआ, रिपल्सन हुआ। क्यों? क्योंकि ये 49 डिग्री एक दूसरे के पास आ गए। अब रिपल्सन होगा तो ये बॉन्ड जो बॉन्ड है, ये एक दूसरे से सर दूर भागेंगे, है ना? ये दूर भागेंगे, देखना ऐसे दिखाई देंगे, ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है? ये ऐसे दिखाई देंगे और ये बॉन्ड दूर भाग रहे हैं, तो कुछ ऐसे दिखाई देंगे। समझ में आ रही है बात? मतलब ये ऐसे होने चाहिए थे, आस-पास ऐसे, ऐसे होने चाहिए थे, ऐसे होने चाहिए थे। बट इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण की वजह से ये उस लाइन से दूर भाग गए। क्या भाग गए? सर ये दूर भाग गए और जब ये दूर भाग गए, तो क्या अब आपको ये मुड़े हुए नहीं दिख रहे? देखो बिल्कुल सीधे जुड़ने चाहिए थे, बट अब ये आपको मुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इन मुड़े हुए बॉन्ड को ही हम बेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंट बॉन्ड। यह क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही बॉन्ड पास आए, तो उनके बीच में एक स्ट्रेन बना, एक तनाव बना। उस तनाव की वजह से ये बॉन्ड स्ट्रेट लाइन में होने की जगह थोड़े से मुड़ गए, इसलिए इसको हम बेंट ऑर्बिटल कहते हैं, है ना? मुड़े हुए ऑर्बिटल और इन ऑर्बिटल से बनने वाले बॉन्ड को हम बेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंट बॉन्ड कहते हैं। आई थिंक ये सिंपल सा कांसेप्ट आप सभी को समझ में आया होगा। ऐसे ही अगर आप साइक्लोब्यूटेन को देखो, तो सर साइक्लोब्यूटेन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन कितने डिग्री का कोण बना रहे होंगे? सर चारों ही कार्बन है, तो ये इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, तो बेटा 4 कार्बन या 4 डंडों को अगर जोड़ा जाए, ठीक है, तो ये स्क्वायर बनाएँगे, है ना? क्योंकि सभी कार्बन है, सभी के बीच में समान दूरी होगी और ये मिलकर एक स्क्वायर वर्ग बना रहे होंगे और वर्ग में कितना एंगल होता है सर 90 डिग्री। होना कितना चाहिए? सर सभी कार्बन है, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो यहाँ इस कार्बन को देखो, उसपे 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड का मतलब इसका संकर्ण सर sp3 होना चाहिए, सेम ऊपर वाली कहानी। सर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट और 30 सेकंड का होना चाहिए। बिल्कुल सरल सी बात। अब हो कितना गया? सर इसमें से घटा दो 90। कितने डिग्री का बॉन्ड हो गया? सर 19 डिग्री 28 मिनट और 30 सेकंड का। सर इनके बॉन्ड जो है पास आ गए। होना कितना चाहिए था? 109 डिग्री, 90 डिग्री का बना रहे हैं, दैट मीन्स ये 19 डिग्री एक दूसरे के पास आ गए। कितने डिग्री? 19 डिग्री। भाई ऊपर में तो 49 डिग्री आ रहा था, यहाँ कितना है? 19 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई यहाँ पे बॉन्ड थोड़े और दूर हैं, यहाँ पे स्ट्रेन कम है, 30 डिग्री कम है। देखो यहाँ 49 था, यहाँ केवल 19 डिग्री का स्ट्रेन आ रहा है। तो यहाँ भी कुछ हद तक रिपल्सन होगा। कब तक होगा? जब तक ये बॉन्ड 109 डिग्री का ना बना लें। तो यहाँ भी आपको कुछ हद तक बेंट बॉन्ड दिखाई देंगे। बट ज़्यादा किसमें दिखाई देंगे? तो आप कहोगे सर साइक्लोब्यूटेन 3 मेंबर वाले में ज़्यादा आपको बेंट बॉन्ड दिखाई देंगे। उसके बाद किसमें दिखाई देंगे? 4 मेंबर वाले में। ठीक है? क्या 5 मेंबर में बेंट बॉन्ड दिखाई देगा? जरा 5 मेंबर को समझते हैं। 5 मेंबर का मतलब है साइक्लोपेंटेन। ध्यान से समझना। भई ये तो 5 मेंबर की रिंग है। हाँ जी है। सर 5 मेंबर की रिंग में कितना बॉन्ड एंगल होगा? अब सर 3 का तो याद कर लिया, 4 का याद कर लिया, 5 का कैसे याद करें? तो बेटा इसके लिए फॉर्मूला होता है बहुत सरल। क्या? n-2
बट्टे n इंटू 180। मैथमेटिक्स भी सिंपल सी पढ़ते हुए चलो, ये होता है बॉन्ड एंगल निकालने का फॉर्मूला, अंतिह कोण निकालने का फॉर्मूला, जहाँ पे n क्या है, n है नंबर ऑफ साइड। भाई कितनी साइड है, त्रिभुज था तो 3 साइड, स्क्वायर है तो 4 साइड, पेंटागन है तो 5 साइड, वैसे इसका नाम बनेगा साइक्लो, 5 कार्बन है तो पेंटेन, है ना, और सिंगल बॉन्ड जोड़ा है तो एन लगा दिया। अब साइक्लोपेंटेन में सर अंतिह कोण कितना होना चाहिए, तो रखो n की वैल्यू 5, क्योंकि 5 साइड है, 5 माइनस 2 बट्टे 5 इंटू 180 हो जाएगा, 3 इंटू 180, 5 से 180 को डिवाइड करोगे 36 आएगा, 36 गुणा 3 108 आ जाएगा, कितना है 108 डिग्री। और यहाँ भी सेम सर, कार्बन है, 2 बॉन्ड है, बचे हुए 2 क्या होंगे, हाइड्रोजन, मतलब 4 बॉन्ड है, तो हाइब्रिडेशन sp3, संकरण sp3, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट 30 सेकंड का आना चाहिए। कितने डिग्री का स्ट्रेन दिख रहा है, लगभग 1 डिग्री का। तो 1 डिग्री का स्ट्रेन ज्यादा नहीं होता है, तो मैं कहूंगा यहाँ तो बेंट बॉन्ड सबसे कम मिलेगा। क्लियर, तो सबसे ज्यादा बेंट बॉन्ड कहाँ देखने को मिलेगा, 3 मेंबर में, देन 4 मेंबर में, उससे कम सर 5 मेंबर। क्लियर है, अगर 6 मेंबर बना दूं तो निकालना, 6 मेंबर में 120 डिग्री का आएगा, एंगल कितना आएगा 120 डिग्री, होना कितना चाहिए 109 डिग्री। कितने डिग्री का स्ट्रेन आया सर, 11 डिग्री का स्ट्रेन आया। तो मैं अगर बोलूं सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सी होगी, तो आप कहोगे सर 5 मेंबर वाली होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेन सर मात्र 1 डिग्री का है, जबकि साइक्लोहेक्सेन में आप देख रहे हो सर वहां पे स्ट्रेन कितने डिग्री का है, 11 डिग्री का है। क्यों, क्योंकि वहां अंतिम कोण जो इंटीरियर एंगल आएगा वो 120 डिग्री आएगा। होना कितना चाहिए सर, सेम कहानी, 4 बॉन्ड है, टेट्राहेड्रल होना चाहिए, चतुष्फलकीय होना चाहिए, वहां पे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट 30 सेकंड का होना चाहिए। क्लियर है बात, चलो अब बेंट बॉन्ड से कैसे स्टेबल होता है, देखो समझो। और बेंट बॉन्ड वाला कार्बोकटायन ना बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, बेंट है, बॉन्ड मुड़े हुए हैं, मतलब टूटने को तैयार हैं, और जैसे इनको मिलेगा ना कार्बोकटायन, देखो कार्बोकटायन मिला, ये बेंट बॉन्ड है, याद है साइक्लोप्रोपेन अभी बनाया है जस्ट यहाँ पे, ये साइक्लोप्रोपेन है। अब है क्या, इसके बॉन्ड मुड़े हुए हैं, है ना, इसके ऑर्बिटल मुड़े हुए हैं, तो जैसे इसको कार्बोकटायन दिखेगा ना, ये अपनी इस रिंग को और ओपन कर देगा। कैसे ओपन करेगा, ध्यान से समझना, ये कार्बन नंबर 1 लिख दूं, ये कार्बन नंबर 2 लिख दूं, ये 3 लिख दूं, ये 4 लिख दूं, ठीक है, ये 4 कार्बन है, देखो 3 कार्बन रिंग के हो गए, 1 कार्बन बाहर है, ठीक। तो इसका नाम अभी बताता हूँ क्या है, पहले जल्दी से, अच्छा इसका नाम क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा, साइक्लोप्रोपेन मिथाइलियम कार्बोकटायन, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन मिथाइलियम कार्बोकटायन का नाम बन जाएगा, सिंपल। अब जरा इसको देखो, ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चले जाएं, तो देखो चले जाएंगे तो होगा क्या, आगे देखो, यहाँ पे ये 4 मेंबर की रिंग बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 सर होगा क्या, 4 मेंबर की रिंग बन जाएगी। क्यों बनेगी, जरा इस बात को भी समझना, क्योंकि भाई 3 मेंबर की रिंग में सर 49 डिग्री का स्ट्रेन था, अगर ये 4 मेंबर की रिंग बन जाए तो ये स्ट्रेन 19 डिग्री का रह जाएगा, मतलब जैसे ये 3 से 4 मेंबर की रिंग में जाएगा तो सर 30 डिग्री का स्ट्रेन कम हो जाएगा। देखो ये 49 डिग्री था, ये 19 डिग्री है, तो लगभग 30 डिग्री का स्ट्रेन कम हो गया, 30 डिग्री का स्ट्रेन कम हो गया, इतने दूर चले गए। तो भाई जब स्ट्रेन कम होगा जब तो कुछ हद तक स्टेबल होगा, और आप जानते हैं दुनिया में हर कोई क्या चाहता है, स्टेबल बनना। भाई आप क्यों तैयारी कर रहे हैं, ताकि एक स्टेबिलिटी आ जाए, है ना, स्टेबिलिटी आ जाए, हम स्टेबल बन जाए। तो सेम कहानी है, 3 मेंबर की रिंग कम स्टेबल होती है, 4 मेंबर की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, इसीलिए जैसे इसको कार्बोकटायन मिलेगा तुरंत ये 2 इलेक्ट्रॉन देकर अपने आप को और ज्यादा फ्लेक्सिबल कर लेगा, 4 मेंबर की रिंग बना लेगा। अब जरा कंसेप्ट को आगे समझना, यहाँ पे ये कार्बन नंबर 1 है, ये बॉन्ड इस कार्बन नंबर 1 पे चला गया, कौन से, कार्बन नंबर 4 के 2 इलेक्ट्रॉन का जो था, ये कार्बन नंबर 1 पे चला गया। अब आगे कुछ बात को और समझने की कोशिश कीजिए। अब ये जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बन पे चले गए, तो ये है कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 2, ये है कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। अब ये 4 वाला 1 पे जुड़ गया, तो देखो ये 4 वाला लिख देता हूँ, अच्छा यहाँ लिखता हूँ ये 4 वाला, ये 1 पे जुड़ गया। सर आपने 4 और 1 यहाँ क्यों लिखा, बात को समझना। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चले गए, तो ये 4 और 2 के बीच में बॉन्ड था, जो अब टूट कर, देखो 2 इलेक्ट्रॉन टूट कर 1 पे चला गया, अभी 4 और 1 के बीच में बॉन्ड बन गया। तो ये 4 लिखा, ये 1 लिखा, इनके बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब 4 के बगल में कौन है सर, 3 है, मैं यहाँ 3 लिख देता हूँ। सर 3 के बगल में ऑब्वियस बात है 100% यहाँ 2 ही होगा, होगा क्या नहीं, बिल्कुल होगा। अब मैंने 2 पे प्लस क्यों बनाया, जरा समझो, 4 और 2 के बीच में अच्छा खासा बॉन्ड था, जो टूट कर कार्बन पे चला गया, मतलब 4 और 1 के बीच में बॉन्ड बन गया। देखना जब एक एक वाले कार्बन पे जब 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड है, 3 ही बॉन्ड है, अब 2 इलेक्ट्रॉन और मिल गए, मतलब उसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए। देखो 4 बॉन्ड पूरे हो गए, देख लो, देखो यहाँ CH2 है, एक वाले पे ये लो मैंने CH2 लगा दिया, कार्बन नंबर 1 है, जिनके नहीं समझ में आया देखो, ये कार्बन नंबर 1, इस पे CH2 है, तो कार्बन नंबर 1 पे ये बना दिया CH2, ये कार्बन नंबर 1 है, तो CH2 मतलब 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड, इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं क्या नहीं, बिल्कुल है सर। कार्बन नंबर 2 पे देखना इस कार्बन को, सर इस कार्बन पे 1 2 3 बॉन्ड है, तो सर इस पे चौथा क्या होगा सर, हाइड्रोजन होगा। तो मैं कार्बन नंबर 2 पे अगर चौथा यहाँ हाइड्रोजन बना दूं, बट इसका बॉन्ड तो टूट गया ना, 4 और 2 का बॉन्ड टूट गया, देखो टूट भी गया, 4 और 2 के बीच में बॉन्ड है ही नहीं, 2 और 1 के बीच में बॉन्ड है, और देखो उसमें केवल 3 ही बॉन्ड बचे, 3 बॉन्ड बचे तो कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। क्लियर, बहुत सरल सी बात है, बहुत सरल सा फंडा है, और ध्यान से सुनिएगा, ये इस साइड से इलेक्ट्रॉन नहीं इस साइड से भी दे सकता है,
और इस साइड से नहीं, ये इस साइड से भी दे सकता है, तो हर साइड से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब तुरंत टूटने को तैयार है, ऐसा कह सकते हो उसको। ठीक है? तो ध्यान रखना कार्बोकैटायन बेंट बॉन्ड से भी स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि अगर बेंट बॉन्ड 3 मेंबर रिंग बना रहा है, जिसमें 3 ही कार्बन है और वो साइक्लिक कंपाउंड है, तो उसमें स्ट्रेन मतलब तनाव सबसे अधिक होगा। उसी तनाव की वजह से वो अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करेगा। तो 3 मेंबर रिंग चाहेगी मैं 4 मेंबर की रिंग बन जाऊँ। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेन 49 डिग्री का था, वो घटकर कितना हो जाएगा सर आपका 19 डिग्री का हो जाएगा। लगभग-लगभग 30 डिग्री स्ट्रेन कम हो जाएगा और हर कोई चाहता है मेरा स्ट्रेन, मेरे पे लगने वाला प्रेशर कम हो जाए। क्लियर? तो ये सिंपल सा फंडा है, बेंट बॉन्ड भी स्टेबल करता है। क्लियर? अब जरा समझना, मैं ऐसे 3-3 लगा दूँ, ये देखना पहले 2 ही लगा देता हूँ, ये 2। सर ये तो और भी ज़्यादा स्टेबल होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ भी बेंट बॉन्ड है, यहाँ भी बेंट बॉन्ड है, ये तो और ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने की कोशिश करेगा, मतलब ये वाला कार्बोकैटायन और ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ध्यान रखना, अगर मैं 3 रिंग लगा दूँ, 3 रिंग वाला कार्बोकैटायन बना दूँ, तो ध्यान रखना ये कार्बोकैटायन की फैमिली में सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। देन उसके बाद सर 2 वाला, पहले तो मैं इन तीनों को कंपेयर करता हूँ आपस में, फिर उसके बाद सर 2 वाला, उसके बाद कौन होगा सर 2 वाला, ठीक है? ये ट्रायंगल बना लेना, ये प्लस चार्ज। फिर उसके बाद सर 1 वाला, 1 वाला, ये तो पहले इन तीनों में कंपेयर करना कि 3 अगर ऐसी बेंट बॉन्ड होंगे, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और ये कार्बोकैटायन फैमिली में सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। क्लियर? इसके बाद 2 वाला और 1 वाला से कुछ और भी स्टेबल होते हैं, उस ऑर्डर को भी मैं अभी लिख के बताऊँगा, बट पहले मैं आपको सारा कांसेप्ट पढ़ा रहा हूँ। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट है एरोमेटिक। क्या एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं? हाँ जी, होते हैं। क्या होती है एरोमेटिसिटी? तो कल की क्लास के बाद जो अगली क्लास आएगी, मतलब क्लास नंबर 3 मान लीजिए आज से, तो क्लास नंबर 3 जो आएगी उसमें एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ाऊँगा। बट फिलहाल के लिए आप समझिए एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड? इन शॉर्ट अभी बता रहा हूँ, बाकी पूरा वीडियो आगे पढ़ाऊँगा, पूरी क्लास आगे पढ़ाऊँगा। यहाँ है कार्बन पे प्लस चार्ज। क्लियर है? इसका नाम बोलूँ, ये है साइक्लो, 3 कार्बन है प्रोप, डबल बॉन्ड है ईन, फिर लगेगा आइल क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड खाली पड़ा है और उस पे प्लस चार्ज तो आएगा ईएन। देखो नाम लिखना सीख लो। साइकिल है, 3 कार्बन है प्रोप, डबल बॉन्ड है तो ईन, इसलिए ईन लगाया है। फिर आइल क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड की कमी है, याद है एक बॉन्ड की कमी होते है आइल आता है, एल्काइल वगैरह पढ़ाया था और उस पे प्लस चार्ज है तो ईएन। इसीलिए कह रहा हूँ क्लास 1 से पढ़ो। क्लियर? अब अगर कोई एरोमेटिक है तो उसके कुछ रूल हैं। सबसे पहला, जो आपका कंपाउंड है ना, वो साइक्लिक प्लस कंजुगेटेड होना चाहिए। अब ये कंजुगेटेड का मतलब क्या है? याद है अल्टरनेट, एक को छोड़कर एक सिग्मा पाई बॉन्ड। अल्टरनेट अल्टरनेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अल्टरनेट का मतलब एक को छोड़कर एक, याद है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन और फिर यहाँ कार्बन है, मान लो उस पे माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है, लोन पेयर है, वैसे कार्बन पे तो नहीं होता, ए लिख देता हूँ उसकी जगह, या फिर एक इलेक्ट्रॉन है। पढ़ाया था ना कंसेप्ट, तो वहाँ पे रेजोनेंस देखने को मिलता है। सिंपली बोलूँ कंजुगेशन का मतलब रेजोनेंस है। ठीक, तो देखो रेजोनेंस अगर कंजुगेशन वहां नहीं पढ़ाया था तो यहाँ पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ। कंजुगेशन, कंजुगेशन का मतलब रेजोनेंस है। ठीक, तो एरोमेटिक है, साइक्लिक कंजुगेटेड है, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा फंडा है। ठीक, इसके बाद मैंने बताया वहां पे संकरण sp2 होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन ना दिख रहा हो तो सिंपल ढूंढने की कोशिश करो क्या ये प्लेनर है कि नहीं। क्या ढूंढने की कोशिश करो? प्लेनर है कि नहीं। इसके बाद ये हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। हकल रूल क्या है सर? ये है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, जहाँ पे n की वैल्यू सर 0 1 2 3 4 आप रख सकते हो। मतलब n की वैल्यू 0 रखूंगा तो 4 इंटू 0 प्लस 2, दैट मीन्स ये बन जाएगा सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, n की वैल्यू 1 रखूंगा तो 4 इंटू 1 प्लस 2 मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। n की वैल्यू 3 रखूंगा तो 2 रखूंगा, 4 इंटू 2 प्लस 2 मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, मतलब या तो आपके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, 10 पाई हो, 14 पाई हो, देखो 4-4 का अंतर आ गया। ठीक है, 4-4 का अंतर आ गया। तो 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई, 18 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो तो वो एरोमेटिक माना जाएगा। कब? उसके साथ साइक्लिक कंजुगेटेड भी होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडेशन भी होना चाहिए और तब ये भी होना चाहिए। तब तीनों कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है तो वो एरोमेटिक होगा। तो इस कंपाउंड को देखते हैं, क्या ये एरोमेटिक है? तो देखते हैं, क्या ये साइक्लिक कंपाउंड है? हाँ जी है। क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये साइक्लिक है? हाँ जी है, साइकिल बना रहा है। क्या ये कंजुगेटेड है? हाँ, बिल्कुल, एक को छोड़कर एक डबल बॉन्ड यहाँ मौजूद है। क्या इसका संकरण sp2 है? हाँ जी सर, हर कार्बन का हाइब्रिडेशन निकाल के देख लो। इस कार्बन पे सर 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, तीसरा डबल बॉन्ड, तो चौथा हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन को देखना, यहाँ तो प्लस चार्ज है, प्लस वाला तो सर sp2 होता है, आपने पढ़ाया था। इस वाले को निकाल के देख लो, यहाँ 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, ऑलरेडी वैसे ही बता चुका हूँ।
जहाँ डबल बॉन्ड होता है उसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है, तो सर इसका भी कितना sp2 है। सर हाँ जी, ये sp2 है, मतलब ये प्लेनर भी हो सकता है। इसके बाद क्या ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा है? देखो भाई, यहाँ एक पाई बॉन्ड है, भाई सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाले को पाई कहते हैं, तो सर यहाँ एक पाई बॉन्ड है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? सर 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक पाई बॉन्ड में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यस यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। भाई एक बॉन्ड में जब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये यस सर ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा है। तो हाँ जी सर, ये एरोमेटिक है। और मैंने बताया कि एरोमेटिक है, तो ऑब्वियस बात है अगर एरोमेटिक कंपाउंड होगा, तो समझिए एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। कैसा होगा? स्टेबल होगा। तो इसको ऐसे करके भी समझ सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड दुनिया के सबसे स्टेबल कंपाउंड होते हैं। क्लियर? वन ऑफ द मैं कहूंगा दुनिया के सबसे स्टेबल कंपाउंड। क्लियर? आगे देख लो। एक और एग्जांपल लेता हूँ, बाकी हाँ एरोमेटिसिटी पूरी पढ़ाऊंगा, कंसेप्ट पूरा समझाऊंगा, बट हाँ इससे भी बहुत कुछ एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब इसको देखो, इसका नाम क्या बनेगा? इसका वैसे कॉमन नाम होता है ट्रोपाइलियम आयन। ठीक है, ट्रोपाइलियम आयन, ये इसका कॉमन नेम। ठीक, अगर इसका आईयूपीएसी लिखना चाहूँ तो देखो ये साइक्लो है, साइकिल है तो साइक्लो, फिर इसके बाद 7 कार्बन है, ठीक है, हेप्ट, फिर इसके बाद देखो 3 डबल बॉन्ड है, तो हेप्ट ट्राइन, ठीक, 3 डबल बॉन्ड है ना, एक होता है इन, 2 है तो डाइन, 3 है तो ट्राइन, ठीक। फिर आई लाएगा क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड की कमी है, देखो एक बॉन्ड की कमी है, और फिर प्लस चार्जेस की जगह तो पीएम आ जाएगा आयन। ये इसका आयुपेशी भी बना दिया। ठीक है, बहुत सरल है बनाना। अब इसके बाद देख लो, क्या सबसे पहले साइक्लिक है? हाँ जी सर ये साइकिल है, बिल्कुल साइकिल बना रहा है। कंजुगेटेड है? हाँ जी सर कंजुगेटेड भी है। देखो एक को छोड़कर एक, एक को छोड़कर एक, डबल बॉन्ड भी मौजूद है। क्लियर? इसके बाद क्या इसका संकरण sp2 है? हाँ जी, निकाल के देखना, सभी का संकरण sp2 है। क्या ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। सर यहाँ 3 पाई बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, या एक बॉन्ड में सर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 पाई बॉन्ड में सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला एरोमेटिक होता है? हाँ जी सर एरोमेटिक होता है। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा? हाँ जी होगा। तो ये कार्बोकैटायन स्टेबल होगा? हाँ जी, क्योंकि एरोमेटिक कैसे होते हैं सर? स्टेबल। सिंपल सा फंडा है, अभी इसको ऐसे करके याद कर। ठीक, चलिए मैं ओवरऑल ऑर्डर लिख के बताता हूँ। ओवरऑल ऑर्डर, तो ओवरऑल ऑर्डर अगर मैं कार्बोकैटायन की बात करूं, तो मैंने बताया ना कार्बोकैटायन फैमिली में अगर सबसे स्टेबल आपको देखना है, तो सबसे स्टेबल कौन होता है? ये बेंट वाला। बेंट वाला इस फैमिली का सबसे स्टेबल कंपाउंड माना जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल ऑर्डर भी आपको लिखवा रहा हूँ, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, इसके बाद बताया था ना दो वाला, जिसमें दो ऐसे बेंट बॉन्ड देखने को मिल सकते हैं, तो दो वाला इसके बाद होगा। ठीक, और समझ जाना यहाँ पे कार्बन है भाई, यहाँ पे कार्बन है, बताया था ना हर मोड़ पे कार्बन है, और यहाँ पे कार्बन है तो इस पे दो ही बॉन्ड है, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, दो बॉन्ड है, तीसरा क्या होगा? हाइड्रोजन। अंडरस्टूड होता है? ठीक, इसके बाद जो स्टेबल माना जाएगा वो आपका ट्रोपाइलियम माना जाता है। ठीक है, अभी बनाया था ना ट्रोपाइलियम, तो यस ये ट्रोपाइलियम इसके बाद स्टेबल माना जाता है। ठीक है, इसके बाद कार्बन जिसपे तीन तीन फिनाइल ग्रुप जुड़ रहे हो, ये देखो ये बेंजीन को CCH5 को फिनाइल ग्रुप कहते हैं, तो फिर इसके बाद ये वाला कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। ऐसा क्यों? याद है बेंजीन और CH2 ग्रुप का, बेंजाइलियम का स्टेबिलिटी बताया था। क्यों? क्योंकि वहाँ रेजोनेंस होता है, और जब तीन तीन बेंजीन हो जाएंगी तो रेजोनेंस और बढ़ जाएगा, और याद है रेजोनेंस बढ़ता है तो स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, पढ़ाया था। तो सेम है, देखो यहाँ से रेजोनेंस बनाना शुरू करो, पहले इस वाली रिंग का बनाओगे, फिर इस वाली रिंग का बनाओगे, फिर इस वाली रिंग का बनाओगे, देखो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। अगर एक रिंग 4 बनाती है तो 3 रिंग 12, और ये 13वां खुद है, तो 13 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे, मतलब ये ज्यादा स्टेबल। क्लियर? इसके बाद दो वाला, अच्छा इस बेंजीन रिंग को हम फिनाइल ग्रुप भी कहते हैं, पीएच, तो मैं इस बेंजीन की जगह में पीएच लिखना शुरू करूंगा। ठीक, तो मैं ऐसे लिख दूं PH2CH+, मतलब दो दो फिनाइल, भाई यहाँ 3 फिनाइल है, अब 2 फिनाइल वाला हो गया। क्लियर? इसके बाद अगर स्टेबिलिटी की बात करूं तो ये याद कर लीजिएगा, ये आपको बहुत से एग्जाम में हेल्प भी करेगा। ठीक है, और इस वाले कार्बन पे प्लस चार्ज। ठीक है, इसके बाद कौन होगा? इसके बाद टर्शरी वाला, याद है एमी मतलब मिथाइल, CH3 ग्रुप लगा है, एमी मतलब मिथाइल, एमी मतलब मिथाइल, CH3 ग्रुप को एमी कहते हैं, मतलब तीन तीन CH3 लगे हैं, टर्शरी वाला हो गया। क्लियर है? इसके बाद आपका आता है केवल एक फिनाइल वाला, पीएच मतलब बेंजीन लगा है, याद है बेंजाइलियम आयन, तो ये बेंजाइलियम। ठीक, इसके बाद एलाइल पड़ा था, क्योंकि रेजोनेंस है यहाँ पे, रेजोनेंस वाला ज्यादा स्टेबल होता है, तो एलाइलियम आयन आपका हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद सेकेंडरी वाला, जिसपे दो मिथाइल ग्रुप लगे हो, सेकेंडरी। ठीक है, इसके बाद आपका अगर मैं बात करूं, कौन बच गया? एक तो ये बच गया एमी, CH2, और उसके बाद कौन बच गया लास्ट में? सर एमी बच गया। एमी मतलब केवल मिथाइल है ना, मिथाइल का मतलब सर CH3+। तो ये एक ऑर्डर है कार्बोकैटायन का जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आई थिंक ये समझ में आया होगा।
तो ये था हमारा ओवरऑल कार्बोकैटायन। अब जल्दी से मैं आपको पढ़ाता हूँ। देखो फ्री रेडिकल आ गया डायरेक्ट, ठीक है? मैं जगह कम छोड़ पाया था, मुझे लगा मैं इतने में पढ़ा पाऊँगा, बट वही जब समझाने बैठते हैं ना, तो समझाने के लिए फिर बहुत सारे टॉपिक और समझाने पड़ते हैं। जैसे अब मैं बेंट ऑर्बिटल ही नहीं समझाता, तो वो कांसेप्ट समझ में नहीं आता। फिर तो मैं कहता कि याद कर लो, रट लो, है ना? एग्ज़ाम में आएगा तो ऐसे कर लेना। बट वही कांसेप्ट मेरा मेन मोटिव ये भी है कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो ना, वो कुछ समझ में भी आपको आए। ठीक है? रटा तो कोई भी सकता है, शॉर्ट वीडियो मैं भी बना सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है? बट सोचिए इस बात को, कितना रटोगे भाई? एग्ज़ाम में कितना रट लोगे? ऑब्वियस है। तो थिंकिंग कैपेबिलिटी को थोड़ा-सा बस डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ज़्यादा डीप में भी डेवलप करी जा सकती है, और ज़्यादा भी मैं डीप में समझा सकता हूँ, ठीक है ना? और भी कांसेप्ट मैं समझा सकता हूँ, बट हमें ये भी समझना है कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो कितना है, ठीक है? तो मैं इतना लो भी नहीं पढ़ा रहा और इतना हाई भी नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि हमें ये भी देखना है किस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं। सेम अगर यही मैं किसी अच्छे एग्ज़ाम के लिए पढ़ाता, जैसे हम साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसीज़ भी उत्तराखंड में देखने को मिलेंगी, तो उसमें थोड़ा-सा लेवल और अच्छा रखूँगा। क्यों? क्योंकि वो लेवल 6 का ग्रेड पे है, तो वहाँ एग्ज़ाम और अच्छे लेवल का पूछा जाएगा, ठीक है? ऐसे सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की आएगी लेवल 8 पे, तो उसका और अच्छे से पढ़ाऊँगा और डीप में जाके पढ़ाऊँगा और गहराई में जाना पड़ेगा। क्यों? भाई लेवल 8 का पद है, ठीक है? तो हमें ये देखना है किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पढ़ाने के लिए तो बहुत ज़्यादा मैं पढ़ा सकता हूँ, बहुत ज़्यादा यहाँ समय दे सकता हूँ। और समझिए कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो कितना है उस टॉपिक में, ठीक है? क्या हम उस पे ज़्यादा ही समय तो नहीं दे रहे? क्यों? क्योंकि और भी तो टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक? तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। और फिर मैं कहूँगा कंप्लीटली हमें इस एग्ज़ाम पे फोकस नहीं रखना, इसके अलावा और भी एग्ज़ाम पढ़ने हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम में भी बहुत लंबा समय है। तो उससे आने वाले जो पहले वाले एग्ज़ाम है ना, उस पे भी फोकस करना है। जैसे एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र आ रहा है, हो सकता है आप में से किसी ने जो है वो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी वो भी भरा हो, वो दिसंबर में आ रहा है ना? एग्ज़ाम ऐसा नहीं कि एक ही पे बायस्ड रहूँ, एक ही की तैयारी कर रहा हूँ, नहीं, सभी को तैयार करें, बट इसका सिलेबस जल्दी से अभी खत्म करके उसकी तैयारी शुरू कर दें। फिर दिसंबर में एग्ज़ाम जैसे ही हो जाएगा, उसके बाद अपना जो है आप उसकी तैयारी करना शुरू कर दो, प्लस उसके मेंस भी लिखो, है ना? तो भई ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के पीछे पड़ो, हर एग्ज़ाम को तैयारी करो, बट एक बेस अपना पूरा फिनिश कर लो, फिर जब एग्ज़ाम आता है उससे 1-2 महीना पहले बिल्कुल जीरो से लग जाओ और कम से कम 5 से 6 बार तो थ्योरी पढ़ो और उसके जितने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हो सकते हैं, वो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ज़रूर, ठीक है? तो ख़ैर आगे बढ़ता हूँ, अगली हेडिंग यहाँ फ्री रेडिकल नहीं है, अपनी कॉपी में डालिएगा कार्ब एनायन, कार्ब एनायन, ठीक है? तो कार्ब एनायन क्या होता है? ज़रा कांसेप्ट को समझिएगा। ये कार्बन है, इसमें माइनस चार्ज है, ये H है, ये H है, ये H। कार्ब एनायन मतलब कार्बन पे है माइनस चार्ज, क्लियर? कार्बन पे है माइनस चार्ज, जिसे हम कार्बन पे ऋणायन, एनायन का मतलब होता है ऋणायन, मतलब यहाँ कार्बन पे माइनस चार्ज रहेगा। कैसा चार्ज रहेगा? माइनस चार्ज। तो सेम कार्बन पे वहाँ 3 बॉन्ड थे, प्लस चार्ज था, यहाँ कार्बन पे 3 बॉन्ड है, माइनस चार्ज है। सर वहाँ आपने स्ट्रक्चर अलग सा बनाया था, यहाँ कुछ अलग सा दिख रहा है, ऐसा क्यों? बिल्कुल अलग सा दिखेगा, इसके पीछे का रीज़न भी है। क्यों है? क्योंकि सबसे पहले मैं इस कार्ब एनायन को देखूँ, तो भई इस पे सर 1 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। सर 3 तो बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है। 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और 1 माइनस चार्ज, याद है? 1 बॉन्ड, 1 लोन पेयर कितनी बार बता चुका हूँ और 1 माइनस चार्ज, इन सभी का मतलब होता है सर 2 इलेक्ट्रॉन। तो दैट मीन्स 2, 2 4, 2 6 और 2 माइनस चार्ज के 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे ऑक्टेट तो कंप्लीट है। कंप्लीट यहाँ पे ऑक्टेट है। कंप्लीट ऑक्टेट OCTET मतलब अष्टक पूरा है, बट विद नेगेटिव चार्ज। बट यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। इसी की वजह से ये रिएक्शन के बीच में बन रहा है, कुछ देर तक बन रहा है, क्योंकि इस पे चार्ज है और चार्ज वाली चीजें स्टेबल नहीं होती हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया, ठीक? तो कंप्लीट ऑक्टेट है, अष्टक यहाँ पे पूरा है, विद नेगेटिव चार्ज है, ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा इसका ऑक्टेट पूरा है, तो हमें तो इसकी जरूरत ही नहीं है। नहीं, जरूरत है। हमें ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, इसको स्टेबलाइज करना है। क्या करना है? नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना है, यही हमारा काम है। अब जरा समझो, किसी पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, क्या हम इसको और इलेक्ट्रॉन देंगे? भाई नेगेटिव चार्ज का मतलब उस पे ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या हम इसको और इलेक्ट्रॉन देंगे? क्या ऐसे ग्रुप लगा दूं जो उसको इलेक्ट्रॉन दे? नहीं भाई, इस पे माइनस चार्ज है, उस माइनस चार्ज को कम करना है। हमें क्या करना है? टू मिनिमाइज द नेगेटिव चार्ज। क्या करना है यहाँ पे काम? अगर इसको स्टेबल करना है तो टू मिनिमाइज, कम करना है द नेगेटिव चार्ज, ठीक है? जो उसका ऋणात्मक आवेश है उसको कम करना है, यदि हमें कार्ब एनायन को स्टेबल बनाना है, स्थिर बनाना है। क्लियर? तो समझना, कार्बोकैटायन पे प्लस चार्ज था, प्लस का मतलब उसको इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो उसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करना था, इसलिए हमने वहां पे इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लगाए थे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगाए थे, प्लस आई वाले ग्रुप लगाए थे। बट यहाँ पे ऑलरेडी माइनस चार्ज है, ऑलरेडी उस पे इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हम उसको और इलेक्ट्रॉन देंगे? क्या और परेशान करेंगे? नहीं, उसके हम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे, तो ऐसा ग्रुप लगाएंगे जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेगा, मतलब माइनस आई वाले ग्रुप लगाएंगे। क्लियर है बात? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? इसलिए कह रहा हूँ रटा मैं भी सकता हूँ, बट समझिए कंसेप्ट समझेंगे तो एग्जाम में सोचने की क्षमता अधिक होगी, क्योंकि जरूरी नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है भाई, हमारा स्कूल का एग्जाम नहीं है कि यही पढ़ लो यही आएगा।
कुछ भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में, किस लेवल पे जाके पूछ सकता है, कुछ नहीं पता। तो हमें हर लेवल के लिए तैयार रहना है, कॉम्पिटिशन का मतलब ही है बेस्ट ऑफ द बेस्ट बन के दिखाना, ठीक? तो ख़ैर यहाँ कार्बन पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, नियम जल्दी से लगाइए, क्या पढ़ा था? सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। बेटा यहाँ माइनस चार्ज लोन पेयर की तरह बिहेव करेगा क्योंकि लोन पेयर का मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन है और माइनस चार्ज का मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? तो यहाँ माइनस चार्ज को हम लोन पेयर ही कंसीडर करेंगे। सर कितने सिग्मा बॉन्ड है? साफ-साफ दिख रहे हैं सर 3 है। लोन पेयर कितना है? मतलब माइनस चार्ज कितना है? 1 है। 3 और 1 कितना है? 4। 4 का मतलब इसका संकरण कितना आना चाहिए? sp3। sp3 संकरण है तो उसकी ज्यामिति क्या होनी चाहिए सर? टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय होनी चाहिए। बट जब भी एक लोन पेयर आता है, माइनस चार्ज आता है, हमने वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्सन थ्योरी में पढ़ा था कि जब भी एक लोन पेयर आता है, वो ज्योमेट्री को चेंज कर देता है, जो कि इसकी नई शेप निकल के आती है। और याद कीजिए 1 माइनस चार्ज और 3 बॉन्ड से जो शेप निकल के आती है, वो पिरामिडल है। पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी कांसेप्ट। तो भई कार्ब एनायन का संकरण कितना होगा? सर कार्ब एनायन का संकरण sp3 होगा। sp3 का मतलब सर ये टेट्राहेड्रल होगा। ज्योमेट्री इसकी क्या होगी? ज्यामिति टेट्राहेड्रल होगी। बट इसके अगर स्ट्रक्चर या शेप की बात करूँ, उसके ढांचे की बात करूँ, तो ये पिरामिडल होगा। पिरामिड की तरह दिखेगा। याद है गीज़ा के पिरामिड? और इसीलिए कह रहा हूँ क्लास नंबर 1 से पढ़िए, केमिकल बॉन्डिंग भी उसमें आएगा और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि पिरामिडल शेप क्या होती है। अरे भाई कहाँ भाग रहा है? ये कहाँ भाग गया भाई? क्लास ओवर होने का टाइम हो रहा है बट इसका मतलब थोड़ी ना कि आगे भाग जाओ। हाँ, ये रहा। तो शेप कैसी होगी? सर शेप इसकी पिरामिडल होगी, ठीक है? ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है बट शेप सर कार्बन आयन की पिरामिडल है, क्लियर? बट एक और कांसेप्ट यहाँ पे ध्यान में रखना है। काफ़ी लोग आँख बंद करके अब भी sp3 इसका संकरण लगा आएँगे, बट आपको बता देता हूँ कार्बन आयन का संकरण sp3 भी होता है और कार्बन आयन का संकरण sp2 भी होता है। कैसे sp2 होता है? तो बेटा ये क्या है? सर ये एलाइल है, आप कब से पढ़ा रहे हो? वहाँ पे एलाइलियम बनाया था, ईयम बनाया था, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सर प्लस चार्ज था। सर इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम बनेगा एलाइल आइड। आइड क्यों लगाया? जिस पे माइनस चार्ज होता है, अगर वो मॉलिक्यूल होगा तो उसके लास्ट में जनरली आइड ही आता है ना? आइड आता है, ठीक? और अगर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है तो उसके लास्ट में 8 आ जाता है, 8 आ जाता है ना? जैसे परक्लोरेट पढ़ते हैं, तो 8 मतलब माइनस, 8 आइड माइनस के लिए ही आता है। क्लियर? तो उसका नाम हो जाएगा सर एलाइलाइड। नहीं लिखना एलाइलाइड तो लिखो एलाइल कार्ब एनायन। क्लियर? एलाइल कार्ब एनायन लिख लो, सिंपल सी बात है। अब अगर इस कार्बन का संकरण निकालोगे ना तो सेम ऊपर की तरह सर यहाँ पे 3 बॉन्ड है, 1 माइनस चार्ज है, इसका संकरण sp3 आना चाहिए, sp3 ऑप्शन में टिक कराओगे, बट इसका संकरण sp3 नहीं होता है। ध्यान रखना कार्ब एनायन अगर कहीं रेजोनेंस बना रहा होगा, अनुनाद बना रहा होगा, तो अपने माइनस चार्ज को उस रेजोनेंस में प्रोवाइड करा देगा। ये रेजोनेंस में प्रोवाइड करा देगा और जब ये रेजोनेंस में प्रोवाइड कराएगा तो उसका संकरण आएगा CH2। अब देखो जरा, यहाँ आया कार्बन पे माइनस चार्ज, क्या अनुनाद सभी को आया? हाँ जी आया। आपने माइनस चार्ज से यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, बन गया और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ गया, कार्बन पे आया माइनस चार्ज। बहुत सिंपल सा कांसेप्ट है, बहुत सरल सी बात हमें समझ में आती है। अब जरा इस कार्बन का हाइब्रिडेशन निकाल के देखना। सर इस पे 2 हाइड्रोजन है, चलो उसी तरीके से बना के दिखाता हूँ, फिर समझ में आएगा। सर इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, ये लो 2 हाइड्रोजन मैंने बना दिए, क्लियर? और 2 है मतलब 1 है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा, ये पाई और ये सिग्मा और ये सिग्मा। अब इसका संकरण निकालना, सर 3 ही सिंगल बॉन्ड है, sp2 उसका संकरण आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नियम पढ़ा है ना, 3 सिग्मा बॉन्ड कार्बन पे लोन पे नहीं होता, 3 + 0 दैट मीन्स 3, 3 का मतलब 1s 2p, इसका संकरण sp2 आ गया। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए डबल बॉन्ड का केस जब भी आता है, रेजोनेंस का केस जब भी आता है, तो रेजोनेंस में इसी कार्बन आयन का जो संकरण है वो sp2 होता है। हालाँकि एक्चुअल sp2 भी नहीं होता है, ठीक है ना? sp3 और sp2 के बीच में होता है। बट अभी हमारे लेवल पे इतना नहीं आएगा, तो जितना मैं बता रहा हूँ बस अभी उतना ही ध्यान में रखिएगा। क्लियर? अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, कार्बन कार्ब एनायन वाली फॉर्म में, ठीक है? जिस पे माइनस चार्ज है, अगर वो सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो उसका संकरण लगा के आना sp3। बट अगर वहाँ पे रेजोनेंस है, अनुनाद है, तो उसका संकरण sp2 ही आएगा ऑप्शन में, तो sp2 ही लगाना। क्लियर? अगर ये भी लिखा आएगा ना इन बिटवीन sp2 एंड sp3, sp2 और sp3 के बीच में, तो वही ऑप्शन लगा के आना। अगर केवल sp2 दिया गया है, तो sp2 ही लगा के आना। ठीक है? तो sp2 उसका संकरण निकल के आता है। कब? जब ये मल्टीपल बॉन्ड में होता है, मैं बोलूँ रेजोनेंस में होता है, अनुनाद में होता है। बहुत सिंपल सा कांसेप्ट है, आई थिंक समझ में आया। ठीक? तो मैंने स्टेबिलिटी बताया कि अगर कार्बन आयन को क्या करना है, स्टेबल करना है ना? हमने देखा था कि भई ये एक रिएक्शन प्रतिक्रिया मध्यवर्ती है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो रिएक्शन के बीच में जो है कुछ देर के लिए ये आपको स्टेबल मिलेगा, बट कौन-सा कार्बन आयन ज़्यादा देर तक मिलेगा, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ये कैसे डिपेंड करेगा? सबसे पहला जो कांसेप्ट मैं बता रहा हूँ स्टेबिलिटी के लिए, ध्यान में रखिएगा, इट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। सबसे पहले हम डिपेंड करेंगे संकरण पे, ठीक है? और भी फैक्टर पहले ले सकते हो, बट मैं जो पढ़ा रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन से पढ़ा रहा हूँ, ठीक? तो संकरण अगर मैं बात करूँ
ये देखना, ये आपका हो गया इथाइन कार्बोकटायन, कार्ब एनायन सॉरी, ठीक, ये हो जाएगा देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, इस पे कैसा है माइनस है। फिर आगे देखना, आगे है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। क्या लिखा है ये ऑर्डर, क्यों लिखा है ये ऑर्डर? तो इसके लिए एक बहुत सरल सी बात कहूंगा सर, ये ऑर्डर इसलिए लिखा है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मैं इसका संकरण निकालूं तो यहाँ पे संकरण sp आएगा, सर यहाँ पे संकरण निकालूं तो सर ये sp2 आएगा, सर अगर मैं यहाँ पे संकरण निकालूं तो ये संकरण sp3 आएगा। क्यों आएगा निकाल के देख लो भाई, दो हाइड्रोजन तीन बॉन्ड है, यहाँ एक माइनस चार्ज sp3, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे हाइब्रिडेशन sp2 आता है, पढ़ा चुका हूँ, सिंगल बॉन्ड पे हाइब्रिडेशन sp आता है, ऑलरेडी कंसेप्ट पढ़ा चुका हूँ। अब होता क्या है, अगर कहीं पे परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है, मतलब एस का प्रतिशत कहीं पे ज्यादा है, तो ध्यान रखना वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की क्षमता, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। फिर से लिख देता हूं पूरा करके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहां पे ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की, अट्रैक्ट करने की क्षमता ज्यादा है। होल्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगा, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता ज्यादा है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी कुछ हद तक वो माइनस चार्ज को अपने ऊपर स्टेबल करेगा। मैं नहीं कह रहा बहुत ज्यादा, पर कुछ हद तक ये अपने ऊपर माइनस चार्ज को स्टेबल करेगा। अब एसपी में देखूं, यहाँ पे एस का प्रतिशत निकालो, भाई टोटल चीज दो है, आधी और आधी, ठीक। तो एस का प्रतिशत कितना आ जाएगा, आधा, आधा का मतलब कितना होता है 50%। अरे भाई टोटल कोई भी चीज 100% होती है, तो एस उसमें आधा है, पी भी उसमें आधा है, आधा आधा मिला के ये तो पूरा एसपी बन रहा है, ठीक। तो आधा कितना होता है 50% ही तो होता है। परसेंटेज पढ़ा चुका हूँ आपके सिलेबस में, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा परसेंटेज, जनरल एप्टीट्यूड लिखा हुआ है सिलेबस में, ठीक। यहाँ पे देखना, यहाँ पे टोटल कितने हैं, तीन, जो टोटल होता है मैंने बताया था हमेशा बट्टे में आता है, देखो टोटल कितने हैं, दो, दो बट्टे में आया, और किसका निकाल रहा है एस, टोटल का कितना एक है तो एक, एक बट्टे दो 50%, जैसे समझना चाहो वैसे समझो। sp3 में टोटल कितने, एक एस दो पी, टोटल कितने हुए तीन, एस कितना है सर, एस केवल वन, तो 1/3 को कितना लिखते हैं, 1/3 परसेंटेज में जब भी निकालना होता है तो 100 से गुणा करना होता है, तो कितना आ जाएगा सर 33.33% आ जाएगा। क्लियर, आगे देखना है यहाँ, सर टोटल कितने हैं, P3S1, टोटल कितने हैं सर चार, बट S यहाँ पे कितना है एक। अगर अब मन में आ रहा हो ना P कितने हैं, तो सर P दो हैं, टोटल कितने हैं तीन, भाई P दो S1 टोटल तीन, और इसमें P कितने हैं दो, परसेंटेज ऐसे ही निकलता है। क्लियर, कितना आ गया सर 66%। कितनी तेज तो दिमाग चलना चाहिए। एस कितना है 1/4, 1/4 का मतलब सर 25% होता है, निकाल लो 1/4 इंटू 100, 100 से 4 कट जाएगा 25 आ जाएगा, 25%। 1/3 33% होता है, 1/2 50% होता है, परसेंटेज में भी पढ़ा चुका हूँ। बेटा दिमाग तो चलाना ही पड़ेगा अगर एग्जाम निकालना है, ये ध्यान में रखना। बीट करना है कंपटीशन को तो कंपटीशन के लायक बनना ही पड़ेगा, ठीक। तो खैर 1/4 ये हो जाएगा सर 25%। क्लियर, अब बताओ सबसे ज्यादा एस का परसेंटेज कहाँ पे है, एस सबसे ज्यादा परसेंटेज में कहाँ है सर, एसपी में है। तो अगर एसपी में एस का परसेंटेज ज्यादा है तो मैं कहूंगा एसपी वाले का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, दैट मींस एसपी वाले की इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ज्यादा है, तो मतलब ये माइनस को, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींचेगा, तो मैं कह सकता हूँ कुछ हद तक ज्यादा स्टेबल करेगा। क्लियर, तो इसलिए स्टेबिलिटी बताया एसपी वाला, अगर कहीं संकरण देखने को मिल रहा है उस पर माइनस चार्ज है तो sp वाला सबसे अधिक स्टेबल होगा, देन sp2 होगा, देन sp3। रीजन क्या है सर, परसेंटेज एस करेक्टर सबसे ज्यादा sp में है, तो इसलिए वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता ज्यादा है, इसीलिए sp वाला इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर ज्यादा खींचेगा, कुछ हद तक ज्यादा स्टेबल करेगा, इसीलिए sp वाले की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मानी जाएगी इन तीनों में। क्लियर, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत सिंपल सी बात है, समझ में आया होगा, ठीक। चलिए सेकंड पढ़ाऊं, नेक्स्ट, नेक्स्ट आप कह सकते हो इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक। इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरक प्रभाव। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, तो सर जरा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल जो कार्बन आयन होगा वो CH3 वाला होगा, फिर उसके बाद कौन होगा सर, CH3 CH2 वाला होगा, ठीक है। उससे कम कौन होगा सर, CH3, ये C, ये CH3, इस पे लगा दूंगा H और लगा दूंगा माइनस। सर इससे कम कौन होगा, जिसपे तीन तीन CH3 ग्रुप लगे होंगे, जिसपे तीन तीन CH3 ग्रुप लगे होंगे, सर एक सबसे कम होगा। देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, घटता हुआ क्रम है, सबसे अधिक, उसके बाद ये तो पता होना चाहिए इतनी बात। अगर ये वाला साइन लगा है, इस साइन को हम कहते हैं ग्रेटर देन, मतलब बड़ा है, मतलब ये वाला इससे बड़ा है, तो CH3 माइनस चार्ज इज ग्रेटर देन, ज्यादा स्टेबल है इससे, ये ज्यादा स्टेबल है इससे, ये ज्यादा स्टेबल है इससे। ग्रेटर का साइन होता है उल्टा वाला, लेस देन का साइन होता है कम वाला। क्लियर है, तो इतना हमें समझ में आना चाहिए। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, घटते हुए क्रम में लिखा है, अवरोही क्रम में लिखा है, ठीक है, इन चीजों को ध्यान में कर लेना, ठीक। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ CH3 माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये मिथाइल कार्ब एनायन हो गया, मिथाइल। और ये कार्बन जिसपे एक ग्रुप है ये प्राइमरी हो गया, एक कार्बन जिसपे दो ग्रुप है सेकेंडरी हो गया, एक कार्बन जिसपे तीन ग्रुप है टर्शरी हो गया।
कार्बोकैटायन का उल्टा हो गया, कार्बोकैटायन में टर्शियरी वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल था, यहाँ पे मिथाइल वाला है। क्या रीज़न है? क्योंकि सर यहाँ पे CH3 प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करता है, तो ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, 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 इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा कि ऑलरेडी माइनस चार्ज था और इलेक्ट्रॉन देगा तो माइनस चार्ज बढ़ेगा, स्टेबिलिटी घटेगी। क्यों? क्योंकि हमारा काम है इसके माइनस चार्ज को कम करना, बढ़ाना नहीं है। माइनस चार्ज मतलब समझो इसकी परेशानी ऑलरेडी बहुत सारी है, बट आप और इलेक्ट्रॉन देकर इसकी परेशानी को बढ़ा रहे हो, है ना? तो परेशानी बढ़ानी नहीं है, स्टेबिलिटी करनी है तो परेशानी घटानी है, मतलब माइनस चार्ज को घटाना है। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप नहीं चाहिए, प्लस आई वाले ग्रुप नहीं चाहिए, माइनस आई इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप अगर यहाँ लगे होंगे तो ये स्टेबल होगा। क्लियर? फिर यहाँ पे 2-2 है, तो भाई इससे कम दे रहा होगा, इससे कम परेशानी करेगा। यहाँ 1 है तो कम परेशान करेगा, यहाँ 1 भी नहीं है, सबसे कम परेशान करेगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। है ना सिंपल सा कांसेप्ट? ध्यान में रखिए। ठीक है? चलिए उदाहरण के तौर पे कैसे और स्टेबल हो सकता है? अगर मैं यहाँ लिख दूँ CF3 3-3 फ्लोरीन लगा दूँ और सर यहाँ माइनस चार्ज लगा दूँ, अब क्या होगा? अब देखो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। जब ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, तो भाई ऑब्वियस बात है माइनस चार्ज जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस को अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा। कहेगा ले भाई तेरे माइनस चार्ज को हम थोड़ा-थोड़ा अपनी ओर खींच लेते हैं। ठीक है? फिर 2 वाला अगर 2 फ्लोरीन लगे हैं तो, ठीक है? फिर उसके बाद कौन होगा? सर मिथाइल अगर कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक? या 1 वाला लगा सकते हो, पर 1 वाले में रिपल्शन ज़्यादा होता है, ठीक? यहाँ हो गया CH3 CH2 फिर तो आप लिख ही लोगे। फिर इसके बाद सेकेंडरी लिख लेना, टर्शियरी लिख लेना। क्लियर है? बहुत सिंपल सा फंडा है। इसके बाद और स्टेबिलिटी कैसे पढ़ सकते हैं? और स्टेबिलिटी पढ़ सकते हैं सर हम रेजोनेंस के द्वारा, अनुनाद के द्वारा। हमने देखा था कार्बन आयन रेजोनेंस के द्वारा भी स्टेबल हो सकता है। बेंजीन पे एक CH2 ग्रुप है उसको हम कहते हैं बेंजाइल और इसपे माइनस चार्ज है तो नाम क्या हो जाएगा? बेंजाइलाइड। आइड मतलब माइनस चार्ज। बेंजीन पे CH2 बेंजाइल ग्रुप होता है, इसपे माइनस है तो आइड हो जाएगा। माइनस है तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ से हो जाएगा। बहुत सरल सी बात। ठीक है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये CH2, ये डबल बॉन्ड और ये आएगा माइनस चार्ज। अब ये माइनस चार्ज आगे बनाइए, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ से हो जाएगा। बना के देख लो और जितना माइनस चार्ज रेजोनेंस बनाएगा, रेजोनेंस क्या बनाता है? स्टेबिलिटी को बनाता है और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियस बात है माइनस चार्ज स्टेबल हो जाएगा। तो रेजोनेंस भी क्या करता है? माइनस चार्ज को स्टेबल करता है। इसके बाद आप एलाइल वाला ही बना सकते हो। एलाइलाइड याद है? माइनस बना के देख लो, ये भी रेजोनेंस से स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा अनुनादी ढांचे होंगे, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी और कल वाली क्लास से अब तक मैं कम से कम 10 बार इस बात को बोल चुका हूँ। ठीक? तो ध्यान से बातों को सुनिएगा। इसके बाद एक और कांसेप्ट देख सकते हैं। देखो कार्बीन तक पहुँच गए और अभी तक हमारा कार बनाया नहीं हो रहा है। ठीक है? कल की क्लास में पढ़ाऊँगा ये सब। इसके बाद क्या एरोमेटिसिटी रूल पढ़ा चुका हूँ। क्या ये स्टेबल कर सकती है? चलो जल्दी से रूल बता दो। सर सबसे पहले आपने बताया था साइक्लिक और कंजुगेटेड होना चाहिए। कंजुगेट का मतलब एक को छोड़कर एक सिंगल डबल बॉन्ड होने चाहिए। फिर आपने बताया था सर sp2 होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। अगर नोट्स बनाए हैं तो कॉपी पलट के एक बार देख लो पॉज़ करके, अदरवाइज़ वीडियो को बैक करके देख सकते हो। फिर पढ़ाया था क्या? हकल रूल फॉलो करना चाहिए 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। अगर n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो यहाँ पे या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो या फिर 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो या फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर एस सिस्टम दिख जाएगा तो वो एरोमेटिक हो जाएगा। अगर एरोमेटिक कोई चीज़ हो जाएगी तो सर वो स्टेबल हो जाएगा। बहुत सरल सी बात है। एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। अगर कहीं पे एरोमेटिसिटी मिलेगी तो सर वो स्टेबल हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे चलो ये बना लेते हैं। एरोमेटिक है ये हाँ, चलो माइनस लगा देते हैं। ठीक है? अब ये माइनस चार्ज है और अंदर देखूँ तो सर अंदर 1 पाई 2 पाई बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड है। 2 पाई बॉन्ड का मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और आपको बता दूं 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला एंटी एरोमेटिक होता है। एंटी एंटी मतलब उल्टा, एरोमेटिक का उल्टा। एरोमेटिक स्टेबल है तो एंटी अनस्टेबल होंगे। तो अभी तो ये अनस्टेबल दिख रहा है, बट हर कोई चाहता है मैं स्टेबल बनूं, हर कंपाउंड चाहेगा मैं स्टेबल बनूं। अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए ये माइनस चार्ज अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर दे देगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर दे देगा। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन अंदर दे दिए, अंदर पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? सर 4 पाई थे, 2 और मिल गए, 2 इलेक्ट्रॉन और मिल गए। क्यों? क्योंकि माइनस चार्ज याद है डबल बॉन्ड बनाता है। देखो जरा शुरू में ही पढ़ाया था। सर ये माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज क्या बनाता है सर? पाई बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। तो जब ये माइनस चार्ज अंदर जाएगा इस केस में भी ये भी क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड। तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 और 2 ये मिल गए 6 मतलब यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए? सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। इस वाले कंपाउंड पे आप देखेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा इसका नाम क्या बनेगा? तो देखो साइकिल है ना, साइक्लो। 5 कार्बन है, गिन लो, पेंटा। फिर इसके बाद 2 डबल बॉन्ड है, डाई, 3 है, आइल है। आइल क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि सर यहाँ एक बॉन्ड की कमी है, उसकी जगह माइनस चार्ज है। फिर उसके बाद माइनस चार्ज है तो क्या लगा दूंगा? आइड लगा दूंगा। मीनिंग बहुत सरल है, बस प्रैक्टिस तो कीजिए। साइकिलो साइकिल है, 5 कार्बन है, पेंट, 2 डबल बॉन्ड है, डाई,
डबल बॉन्ड है तो इन, फिर इसके बाद आइल, आइल क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड की कमी है, उसकी जगह माइनस चार्ज है और माइनस चार्ज है इसलिए मैंने क्या लगा दिया? आइल लगा दिया, आइल लगा दिया। बहुत सरल है, नेमिंग साथ के साथ सीखते हुए चलिए। क्या इसके पास 6 pi इलेक्ट्रॉन है? हाँ जी है। जिसके पास 6 pi इलेक्ट्रॉन होता है वो एरोमेटिक होता है। बट क्या ये प्लेनर है? सभी का हाइब्रिडेशन निकाल के देखना। माइनस चार्ज जब मैंने बताया था रेजोनेंस में जाता है, वैसे तो माइनस चार्ज का संकरण sp3 टेट्राहेड्रल होता है। बट जब ये रेजोनेंस में जाता है तो उसका संकरण sp2 हो जाता है और बाकी तो सारे सर डबल बॉन्ड है ही, उनका तो sp2 हो गए। क्या ये साइक्लिक है? हाँ जी सर, साइकिल बना रहा है। क्या ये कंजुगेटेड है? हाँ जी, एक को छोड़कर एक को छोड़कर एक डबल बॉन्ड मौजूद है। तो ये सारी बातों को फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स ये कंपाउंड एरोमेटिक है। अगर ये कंपाउंड एरोमेटिक है तो सर ये कंपाउंड स्टेबल है, दैट मीन्स यहाँ पे माइनस चार्ज स्टेबल है। ये सिंपल सा कंसेप्ट मैं समझ सकता हूँ। ठीक है? तो ये थे हमारे कार्बोकेटायन, कार्बोनायन जो हमने पूरे डिटेल में पढ़े हैं। कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन हमारा छूटना नहीं चाहिए। ये एरोमेटिसिटी वाला कंसेप्ट मैंने समझा दिया है, बट इसको डीप में लेके चलूँगा, एरोमेटिसिटी अलग से पढ़ाऊँगा क्योंकि हमारे सिलेबस में मेंशन है एरोमेटिसिटी, ठीक है? आपने सिलेबस अपना देखा होगा, साफ-साफ वहाँ पे मेंशन कर रखा है एरोमेटिसिटी, ठीक है? तो ये था हमारा सिलेबस, देख लो। एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी अलग से टॉपिक है, इसलिए मैं अलग से पढ़ाऊँगा। रिएक्टिव इंटरमीडिएट में आज मैंने कार्बोकेटायन, कार्ब एनायन पढ़ा दिया है। इसके अलावा अब बचेगा जिसमें आपको मैं फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, बेंजाइन्स 4 बच रहे हैं, वो कोशिश करूँगा एक ही क्लास में मैं आपको कंप्लीट करा दूँ। ठीक है? तो आज की क्लास को इतना ही रखता हूँ। पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब को ज़रूर करें। थैंक यू।